हे हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। हमारा टॉपिक होने वाला है द डीएनए, द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल, आरएनए वर्ल्ड, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, जेनेटिक कोड, ट्रांसलेशन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? डिऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड। और ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। तो हमारा न्यूक्लिक एसिड्स का यूनिट क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड से ही बने हुए हैं न्यूक्लिक एसिड। डिऑक्सी रिबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड आर द टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग सिस्टम्स. DNA acts as a genetic material in most of the organism. RNA, though it also acts as genetic material in some viruses, mostly function as a messenger. RNA has additional role. क्या? Adapter, structural, and in some cases कैटालिटिक रोल। डीएनए से आरएनए बनने को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन करते हैं, और आरएनए से फिर प्रोटीन बनने को हम लोग ट्रांसलेशन करते हैं। डायरेक्शन ऑफ फॉर्म ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन 5 प्राइम टू 3 प्राइम इंड होता है, ये आपको रिमेम्बर होना चाहिए। क्या? डायरेक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन हमारा बनता है वो हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा। ओके, डीएनए में हमारा याद करना है हमें कि बैक्टीरियोफेज 5174 में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं? 5386। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि इसमें आपका न्यूक्लियोटाइड दे रखा है, ठीक है, लेकिन बाकी सब में बैक्टीरियोफेज लैम्डा में बेस पेयर दे रखा है। देखिए 48,502 बेस पेयर। इस्चेरिचिया कोलाई में आपका 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर। आपका ह्यूमन में आपका है 3.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर। लेकिन ये आपका हैप्लॉइड कॉन्टेंट का है, तो डिप्लॉइड का क्या हो जाएगा? डिप्लॉइड का हो जाएगा 6.6 गुने 10⁹ ओके। फिर आपका स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बात करते हैं। 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, प्यूरिन्स एंड पायरिमिडिन्स। प्यूरिन्स को हम लोग बोलते हैं, प्यूरिन्स में हमारा है एडेनिन, गुआनिन। पायरिमिडिन में हमारा है CUT, कट, साइटोसिन, यूरासिल एंड थाइमिन। ओके, यहाँ पे एक चीज़ और देख लीजिए आप, यूकैरियोटिक न्यूक्लियर डीएनए में लीनियर हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। प्रोकैरियोटिक डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट डीएनए में हमारा सर्कुलर होता है, ठीक है। साइटोसिन हमारा कॉमन है बोथ डीएनए एंड आरएनए में। थाइमिन इज प्रेजेंट ओनली इन डीएनए, यूरासिल प्रेजेंट ओनली इन आरएनए इन द प्लेस ऑफ थाइमिन, ठीक है। नाइट्रोजन बेस इज लिंक्ड टू द OH ऑफ फर्स्ट पेंटोज शुगर थ्रू नाइट्रोजन ग्लाइकोसिटिक बॉन्डेज लिंकेज। तो ये आपका देखिए यहाँ पे, ये आपका शुगर है, राइबोस शुगर, और ये आपका नाइट्रोजन बेस एडेनिन है यहाँ पे, जो कि फर्स्ट OH, यहाँ पे जो OH है इससे जुड़ा हुआ है आपका। तो इस लिंकेज को क्या बोलते हैं हम लोग? शुगर और नाइट्रोजन बेस लिंकेज को एन ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, एन ग्लाइकोसिटिक लिंकेज, ये आपको देख लेना है। फिर आगे देखते हैं। तो जब हमारा आपका नाइट्रोजन बेस और शुगर मिल जाता है तो उसको न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। न्यूक्लियोसाइड हमारा एडेनिन, एडोनिसिन फिर कहलाने लगता है, गुआनोसिन कहलाने लगता है, जिसको हम लोग डिऑक्सी गुआनोसिन बोल सकते हैं। और हमारा पायरिमिडिन में साइटिडीन, DIN लगता है लास्ट में, डिऑक्सी साइटिडीन, यूरिडीन, या आपका वैसे डिऑक्सी। और nucleoside through phosphodiester linkage corresponding nucleotide or deoxynucleotide depending upon the type of sugar present is formed. 2 types of linkage to 3 to 5 phosphodiester linkage. phosphodiester linkage हमारा कौन सा है भाई? ये हमारा phosphodiester linkage है, जिसमें आपका देख सकते हैं एक फिफ्थ प्राइम कार्बन है और एक आपका 3 प्राइम कार्बन है। तो 5th का प्राइम कार्बन और 5 प्राइम कार्बन आपको मिलकर क्या बनाते हैं? phosphodiester linkage बनाते हैं, ठीक है। More nucleotide can be joined in such a manner to form a polynucleotide. A polymer thus formed has at one end a free phosphate moiety, 5 prime end of the sugar, which is referred to as 5 prime end of the polynucleotide chain. Similarly, at the other end, the polymer the sugar has free OH 3 prime. ये यहाँ का बात कर रहे हैं, एक यहाँ का बात कर रहा है और एक यहाँ का बात कर रहा है, यहाँ का, ठीक है। तो हमारा इसमें नाइट्रोजन बेस लिंक टू द शुगर मायोटिक प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। नाइट्रोजन बेस और शुगर हमारा क्या बनाता है? बैकबोन बनाता है किसका? डीएनए का, ओके। इन आरएनए एवरी न्यूक्लियोटाइड रेसिड्यू हैज एडिशनल OH ग्रुप प्रेजेंट एट द सेकंड पोजीशन। तो हमारा आरएनए और डीएनए में क्या डिफरेंस है कि हमारा डीएनए में जो सेकंड प्राइम है वहाँ पे OH प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन आरएनए में हमारे सेकंड पोजीशन पे आपका क्या होता है? सेकंड पोजीशन पे राइबोस के OH प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। इन आरएनए द यूरासिल इज फाउंड एट द प्लेस ऑफ थाइमिन। तो हमारा सबसे पहले तो आरएनए आया था, तो आरएनए में हमारा यूरासिल होता है, तो मतलब यूरासिल पहले आया था, उसके बाद थाइमिन आया है। तो थाइमिन बना कैसे है? तो 5 मिथाइल यूरासिल, मतलब 5th आपका पोजीशन पे यूरासिल के मिथाइलिनेशन हुआ है और थाइमिन का फॉर्मेशन हुआ है। तो हमारा थाइमिन का नाम क्या हो जाएगा? 5 मिथाइल यूरासिल, अनदर केमिकल नेम फॉर थाइमिन, ठीक है। DNA as an acidic substance present in nucleus was first identified by Frederick Mister in 1869. He named it as nuclein. However, due to technical limitation in isolating such a long
polymer intact, the elucidation of a structure of DNA remained elusive for very long period of time. It was only in 1953 that James Watson and Francis Crick, based on X-ray diffraction data produced by Maurice Wilkin and Rosalind Franklin, proposed a very simple but famous double helix model फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। किन्होंने किया था? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने क्या था, क्या डबल हेलिक्स मॉडल का प्रपोजल दिया था ऑन बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा, जो कि प्रोड्यूस किया गया था मॉरिस विल्किन एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन के द्वारा। वन ऑफ द हॉलमार्क ऑफ दिस their proposition was base pairing between two strands of polynucleotide chains. However, this proposition was also based on observation of Irving Chargaff that for the double stranded DNA, the ratios of adenine and thymine and guanine and cytosine are constant एंड इक्वल वन। तो ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि जो आपका एडेनिन प्लस गुआनिन मतलब प्यूरिन बाई पायरिमिडीन का रेशियो क्या होगा? 1। और ये किन्होंने बताया है? इरविन चारगाफ ने बताया है कि आपका जो प्यूरिन बाई पायरिमिडीन का रेशियो होता है इक्वल होता है। क्यों इक्वल होता है? क्योंकि एडेनिन हमारा थायमिन के साथ जुड़ता है और गुआनिन साइटोसिन के, तो नंबर इक्वल रहेगा तभी तो बराबर में जुड़ेंगे सब। तो ये आपका A+G=C+T, और ये रेशियो आपका सेम नहीं आएगा, लेकिन हाँ स्पेसिफिक होगा स्पीसीज के लिए। The base pairing confers a very unique property to the polynucleotide chain. They are said to be complementary to each other, and therefore, if the sequence of bases in one strand is known as then the sequence in another strand can be predicted. हम लोग प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर एडेनिन हमारा 40% है तो थायमिन भी हमारा 40% होना चाहिए, बाकी बचा हुआ गुआनिन आपका साइटोसिन 10% हो जाएगा। ओके, प्यूरिन ऑलवेज 50% होगा और पायरिमिडीन भी हमारा ऑलवेज 50% होगा। फिर साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए देख लेते हैं हम लोग। इट is made of two nucleotide chains where the backbone is constituted by sugar phosphate. बैकबोन हमारा सुगर फोस्फेट बनाता है। ओ सॉरी, मैंने वहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया, यहाँ पे मैंने गलती से नाइट्रोजन बेस बोल दिया। देखिए, नाइट्रोजन बेस लिंक टू द सुगर मोइटी प्रोजेक्ट फ्रॉम द बैकबोन। नाइट्रोजन बेस प्रोजेक्ट करता है बैकबोन से, वो बैकबोन बनाता नहीं है, इनसाइड प्रोजेक्ट करता है आपका। द टू चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलरिटी। इट मीन्स इफ वन चेन हैज़ द पोलरिटी 5' to 3', द अदर हैज़ 3' to 5', ठीक है, एंटी पैरेलल होते हैं। द बेसिस इन two strands are paired through hydrogen bond forming base pairs. Adenine forms 2 hydrogen bond with thymine, और एडेनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। आपका एडेनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा रहता है और गुआनिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और डिस्टेंस इन यूनिफॉर्म मेंटेन करके चलता है बिटवीन द टू स्ट्रैंड्स ऑफ द हेलिक्स, ठीक है। द टू चेन्स आर कॉइल्ड इन एट अ राइट हैंडेड फैशन, ठीक है। The pitch of the helix is 0.34 nanometer. Nanometer is 1 billionth of the meter. मतलब 1 nanometer is equal to 10 to the power -9 मीटर, ठीक है। ये यहाँ देखिए लिखा है। एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच, ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए ऐसा पिच है, ये 0 अगर 3.4 का नैनोमीटर का है तो आपका ये कितना का हो जाएगा? ये 0.34 नैनोमीटर का हो जाएगा। ये कुछ आपका स्ट्रक्चर है डबल स्टैंडर्ड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का, देख सकते हैं। और ये आपका इलेबोरेट किया रखा है मैंने। आपका देखिए, ये टोटल आपके दोनों जो हेलिक्स हैं एंटी पैरेलल, तो ये आपका इसके बीच का डिस्टेंस होता है 20 एंगस्ट्रॉम 2 नैनोमीटर का, और दोनों एंटी पैरेलल है। जैसे 3' है यहाँ पे 5', और उल्टा यहाँ पे 5' 3' है तो 3' 5' है कंसेक्यूटिव। और ये आपका टोटल अगर आपका 3.4 नैनोमीटर का है तो आपका एक बेस पेयर में टोटल 10 बेस पेयर होते हैं, तो एक बेस पेयर में कितना हो गया? 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। एक टर्न में टोटल 10 बेस पेयर्स होते हैं। अब यहाँ पे आपका दे रखा है क्या? द डिस्टेंस बिटवीन अ बेस पेयर इज अप्रोक्सीमेटली 0.34 nanometer. The plane of one base pair stacks over the other in the double helix. This, in addition to hydrogen bonds, confer stability of the helical structure. Compare the structure of purines and pyrimidines. Can you find out why the distance between the two protein chains of the DNA remain almost constant? हाँ भाई, क्यों? क्योंकि भाई ये साइटोसिन गुआनिन और आपका एडेनिन और थायमिन के बीच में डिस्टेंस हमें इक्वल रहेगा। अगर ये बड़ा हुआ तो ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा होगा तो ये बड़ा हो जाएगा, तो लेकिन डिस्टेंस इक्वल मेंटेन कर चलता है 20 एंगस्ट्रॉम। Compare the structure of purine and pyrimidines. Can you find out why the distance? ये तो बता दिया। The preposition of double helix structure of DNA and its simplicity in explaining the genetic implication became revolutionary. Very soon, Francis Crick proposed the central dogma in molecular biology, which states that genetic information flows from DNA to RNA, RNA to protein. तो फ्रांसिस क्रिक ने काफ़ी सारी चीज़ दे दिया। क्या? देखिए, आपका तो डबल हेलिक्स मॉडल, उन्होंने डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किनके साथ मिलकर? जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक ने साथ में मिलकर दिया। उसके बाद सेंट्रल डोगमा का प्रोपोजिशन दिया। उसके बाद आरएनए, एडेप्टर आरएनए, टीआरएनए का भी उन्होंने प्रपोज किया था, ठीक है।
अब यहाँ पे देख लेते हैं, इन सम वायरसेस द फ्लो इन्फॉर्मेशन इज इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। कैन यू सजेस्ट सिंपल नेम फॉर दिस प्रोसेस? इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। और ऐसा कुछ होता है कि अगर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है हमारे वायरस में, तो डीएनए पॉलीमरेज रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हमारा क्या डबल स्टैंडर्ड डीएनए का फॉर्मेशन करता है। और डिस्कवर्ड ये किसके द्वारा किया गया था? टेल्विन के द्वारा, इसलिए टेमिनिज्म बोलते हैं इसको हम लोग। और ये रेट्रो वायरस में पाया जाता है, और बाल्टीमोर ने इसे ढूंढा था इन रोस सार्कोमा में वायरस, तो इट इज कॉल्ड टेमिनिज्म। तो डिस्कवर्ड बाई टेमिन एंड बाल्टीमोर। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू टोटल लेंथ इंटू 10.4 एंगस्ट्रॉम। लेंथ ऑफ डीएनए इज इक्वल टू टोटल बेस पेयर इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो इससे आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो ह्यूमन बींग में होता है वो आपका डिप्लॉयड में कितना आपका बेस पेयर होता है? 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। और एक बेस पेयर का क्या लेंथ होता है मीटर में? 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर पर बेस पेयर। इट कम्स आउट टू बी अप्रॉक्सीमेटली, अगर इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा लेंथ ऑफ डीएनए आ जाएगा। तो इसका टोटल आप साइज आता है, लेंथ आता है 2.2 इंटू 2.2 मीटर्स, अ लेंथ दैट इज फार ग्रेटर दैन अ डायमेंशन ऑफ अ ट्यूब। भाई आपका डीएनए हेलिक्स पैकेज होकर रहेगा किसमें? न्यूक्लियस में रहेगा, लेकिन 2.2 मीटर का आपका हेलिक्स पैक करना है न्यूक्लियस में, जिसका न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁶ मीटर है। तो समझ रहे हैं आप कितना हेवी लेवल का कंप्रेशन हुआ होगा इसमें, कॉम्पैक्शन। इफ द लेंथ ऑफ द ई कोलाई डीएनए इज 1.36 mm, कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेस पेयर इन ई कोलाई? यस वी कैन कैलकुलेट बाई 4.0 इंटू 10⁻6 आएगा इसका आंसर आपका 4.4 इंटू 10⁻6। 4 इंटू 10⁻6 कैसा आएगा? 1.36 को आप डिवाइड कर देंगे 0.34 से, और mm में डायरेक्ट, तो ये भी आपका नैनोमीटर में कन्वर्ट करेंगे ऊपर वाला, तो ये डिवाइड कर आपका ये आंसर आ जाएगा 4 इंटू 10⁻6। ठीक है। In prokaryotes such as E. coli, they do not have a defined nucleus. The DNA is not scattered throughout the cell. DNA being negatively charged, DNA हमारा negatively charged होता है, DNA N में negatively charged होता है, और A मतलब acidic, तो DNA में ही छुपा हुआ है उसका नेचर। is held with some protein that have positive charge, positive charge आपका होता है भाई प्रोटीन्स हमारा in region termed as nucleoid. The DNA nucleoid is organized in large loops held by proteins, non-histone proteins, polyamines। ठीक है। तो डीएनए हमारा जो न्यूक्लियोइड में है वो ऑर्गेनाइज होता है इन लार्ज लूप्स में, हेल्ड बाय प्रोटीन्स के द्वारा। ठीक है। इन यूकैरियोट्स दिस ऑर्गेनाइजेशन इज मच मोर कॉम्प्लेक्स। दिस इज अ सेट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड हिस्टोन। तो हिस्टोन हमारा क्या है? बेसिक प्रोटीन, पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन है। अ प्रोटीन रिक्वायर्स चार्ज डिपेंडिंग अपॉन द अबंडेंस ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यू विथ चार्ज साइड चेन्स। हिस्टोन्स आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यू लाइसिन एंड एर्जिनिन। तो हिस्टोन हमारा रिच होता है, ये क्वेश्चन आ रखा है हमारा, हिस्टोन आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड, कौन कौन सा? लाइसिन और आर्जिनिन। अब बैल से याद रखें, BAL, या बाल से याद रखें कि बेसिक हमारा कौन कौन सा है? लाइसिन और आर्जिनिन। बोथ द अमीनो एसिड residues carry positive charge in their side chains. Histones are organized to form a unit of 8 molecules called histone octamer। तो हमारा हिस्टोन ऑक्टामर क्या है? ये देख सकते हैं आप, ये हमारा हिस्टोन ऑक्टामर है, जिसमें टोटल 8 आपके क्या हैं? 8 हिस्टोन प्रोटीन्स हैं, इसलिए उसको हिस्टोन ऑक्टामर बोले हैं। कौन कौन सा है? H2A 2 ठो है, H2B 2 ठो है, H3 2 ठो है, H4 2 ठो है, और H1 हमारा क्या कर रहा है? यहाँ पे बाइंडिंग कर रहा है। तो इसमें तो टोटल आपका हो गया टोटल 8। ठीक है। और आपका न्यूक्लियोसोम जो है वो 200 बेस पेयर का होता है। ठीक है। ये जो है ना हमारा, ये बाइंडिंग डीएनए है, और ये लिंकर डीएनए है, और ये आपका H1 हिस्टोन रहता है जो इसको क्लिप जैसा बांधा हुआ रहता है, ये आपका H1 हिस्टोन है। The negatively charged DNA is wrapped around the positively charged histone octamer to form a structure called nucleosome। तो हमारा न्यूक्लियोसोम होता है, न्यूक्लियोसोम हमारा 200 बेस पेयर उसमें होते हैं, वो लिखा है यहाँ पे। Typical nucleosome contains 200 base pair of DNA helix। Nucleosome constitute the repeating unit of a structure in nucleus called chromatin। न्यूक्लियोसोम हमारा कंटेन करता है 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स। न्यूक्लियोसोम कंस्टिट्यूट द रिपीटिंग यूनिट ऑफ अ स्ट्रक्चर इन न्यूक्लियस कॉल्ड क्रोमाटिन। थ्रेड लाइक सस्टेंड कलर्ड बॉडी सीन इन न्यूक्लियस। तो क्रोमाटिन हमारा क्या है? ये हमारा क्रोमाटिन है। थ्रेड लाइक कलर्ड body seen in nucleus। The chromosome in chromatin are seen as beads on a string।
बीट्स ऑन स्ट्रिंग हमारा क्या है, द न्यूक्लियोसोम्स इन क्रोमेटिन आर सीन। तो हमारा ये जो न्यूक्लियोसोम्स है, ये थ्रेड लाइक पुंजर आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर आपका है 200 बेस पेयर का, ये इसमें समझ रहे हैं आप, ये आपका क्या है, न्यूक्लियोसोम है। और टोटल क्या क्रोमेटिन है आपका, ये पूरा क्या क्रोमेटिन है, ठीक है। When viewed under electron microscope, theoretically how many such beads nucleosomes do you imagine are present in a mammalian cell? तो हमारा टोटल 30 मिलियन होते हैं क्या, न्यूक्लियोसोम्स, बीड्स, ठीक है, बीड्स ही हमारा न्यूक्लियोसोम है यहाँ पे, 10^6 होना चाहिए मुझे, ओके। The beads on a string structure in chromatin is packed to form chromatin fiber that are further coiled and condensed at metaphase stage of cell division to form chromosomes, ठीक है। कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाता है, क्रोमेटिन कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम। द पैकेजिंग ऑफ क्रोमेटिन एट हायर लेवल रिक्वायर्स एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन्स दैट कलेक्टिवली आर रेफर टू एज नॉन-हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन, NHC प्रोटीन, ओनली इन यूकैरियोट नॉट इन प्रोकैरियोट। प्रोकैरियोट में भाई सिंपल हमारा होता है। In the typical nucleus, some region of chromatin are loosely packed and stain light and are referred to as euchromatin. And the chromatin that is more densely packed and stains dark are called heterochromatin, ठीक है। Euchromatin is said to be transcriptically active chromatin, whereas heterochromatin is inactive, okay। तो हमारा देखिए यहाँ पे DNA 2mm, DNA हमारा क्या बनाता है, क्रोमेटिन, क्रोमेटिन से क्या बनता है, क्रोमेशन सोलेनॉइड, और क्रोमेशन सोलेनॉइड कंडेंस होकर क्या बनता है, क्रोमोसोम। ये रहा आपका, इसमें जो आपका ये दिख रहा है, ये क्या आपका, ये आपका है हेट्रोक्रोमेटिन, और ये आपका क्या है, लूजली पैक्ड यूक्रोमेटिन। और एक्टिव क्या होता है, कौन सा होता है, यूक्रोमेटिन आपका एक्टिव होता है, हेट्रोक्रोमेटिन आपका एक्टिव नहीं होता है। ये यहाँ पे लिख रखा है द सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पे आपका लिख रखा है कि हालांकि डिस्कवरी न्यूक्लियन का मिस्र के द्वारा हो चुका था और उसी सेम टाइम में मेंडल के द्वारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी दिया गया था, बट डीएनए का जो आपका एज अ जेनेटिक मटेरियल आपका डिस्कवर होने में काफ़ी टाइम और प्रूव होने में लग गया था, बहुत टाइम लगा। 1926 में द क्वेस्ट टू डिटरमाइन द मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक इनहेरिटेंस हैड रीच द मोलिकुलर लेवल। प्रीवियस डिस्कवरीज बाय जॉर्ज मेंडल, वाल्टर सुटोन, Thomas Hunt Morgan, and numerous other scientists had narrowed the search of chromosome located in the nucleus of most cells, but the question of what molecule was actually the genetic material had not been answered। तब तक के लिए आंसर नहीं हो गया था। तो हमारा कैसे फिट होना गया, तो 1926 में तो इसका मतलब थोड़ा सा क्रोमोसोम के बारे में मतलब चर्चा हुई, बात हुई, लेकिन 1928 में इसका शुरुआत होता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल से, जो कि फ्रेडरिक ग्रिफिन इन सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट विद स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया है, जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर निमोनिया होता है, विटनेस अ मैराकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया ड्यूरिंग द कोर्स his experiment a living organism bacteria had changed in physical form when streptococcus pneumonia जो हमारा बैक्टीरिया है ग्रोन किया गया कल्चरल प्लेट पे, तो सम प्रोड्यूस स्मूथ साइनी कोनलीज जिसको एस हमने नाम दिया, वाइल अदर प्रोड्यूस रफ कोनलीज जिसको आर नाम रख दिया। दिस इज बिकॉज द एस स्ट्रेन हैव अ म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट होता है, और वाइल आर स्ट्रेन डज नॉट हैव म्यूकस पॉलीसैकेराइड कोट। माइस इन्फेक्टेड विथ एस स्ट्रेन वायरुलेंट डाई फ्रॉम निमोनिया इन्फेक्शन, बट माइस इन्फेक्टेड विथ रफ स्ट्रेन डू नॉट डेवलप निमोनिया। तो आप समझ रहे हैं, ए सस्टेन हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉज कर रहा है, डेथ का रीजन बन रहा है माइस का, ठीक है। तो ए सस्टेन हमारा क्या करवा रहा है, ए सस्टेन के कारण हमारा डेथ हो जा रहा है माइस का, और आर के कारण माइस का लाइव रह रहा है, नहीं कुछ हो रहा है। तो ग्रिफिन वाज एबल टू किल बैक्टीरिया बाय हीटिंग देम, तो ही ऑब्जर्व दैट हीट किल्ड ए सस्टेन बैक्टीरिया इन्फेक्टेड इंजेक्टेड इनटू माइस डिड नॉट किल देम। तो जब हमारा ए सस्टेन बैक्टीरिया को मार कर डाला गया माइस के अंदर, तो वो नहीं किल हुआ, मतलब माइस लाइव रहा, ठीक है, हीट किल्ड के बाद ए सस्टेन का। और जब ए सस्टेन को हीट किल कर दिया गया और आर स्टेन लाइव डाला गया, तो माइस मर जा रहा था भाई। तो भाई हीट किल्ड के कारण तो ए सस्टेन का नहीं मर रहा था, आर स्टेन के कारण भी नहीं मर रहा था, तो जब दोनों को मिक्स कर दिया गया तब क्यों माइस डाई हो रहा है। ये आपका फ्रेडरिक ग्रिफिन ने ये सोचा यहाँ पर, और उन्होंने बताया कि ऐसा होने का रीज़न है क्योंकि हमारा जो कोई सब्सटेंस है, he concluded that R strain bacteria had somehow been transformed to the heat killed S strain bacteria। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल यही है उनका कि जो कि बोलता है कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से कोई चीज़ें ट्रांसफर हुई है आर में टू सिंथेसाइज स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट बिकेम वायरुलेंट, और आर को भी वायरुलेंट बना दिया गया। दिस मस्ट बी ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हाउएवर द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। तो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किन्होंने दिया था, तो ये हमारे 3 साइंटिस्ट आते हैं, ओसवाल्ड अवेरी, कोलिन मैकलोड एंड मैकलिन मैककार्टी। Prior to the work of Oswald Avery, Colin MacLeod and McCarthy, in 1944, the genetic material was thought to be a protein. They worked to determine the biochemical nature of transforming principle in Griffin's experiment. They purified biochemicals, protein, DNA, RNA, etc. from the heat-killed S
cells to see what one would transform the live cells in R cells into S cells. They discovered that DNA alone from S bacteria caused the R bacteria to become transformed. They also discovered that protein digesting enzyme proteases and RNA digesting enzymes RNAs did not affect transformation. क्योंकि भाई RNA डाइजेस्टिंग एंजाइम जब डालेंगे तो RNA खत्म हो जाएगा, प्रोटीज डालेंगे तो प्रोटीन खत्म हो जाएगा, तो बचा क्या, डीएनए। तो जब ये दोनों मिक्स करने के बाद भी वो आपका ट्रांसफॉर्मेशन को अफेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है इसमें, और आपका सेल जो है वो इसमें ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है, वायलेंट बन जा रहा है, मतलब वहाँ पे डीएनए इसमें रोल है ट्रांसफॉर्मेशन का। तो इस यही से यहाँ से आपका निष्कर्ष निकला कि डीएनए ही आपका जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। लेकिन आपका ऑल जो साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट थे, वो कन्विंस नहीं हो पा रहे थे ये बात से। तो एक और फिर बाद में एक्सपेरिमेंट किया गया, द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। द अनइक्विवोकल प्रूफ कौन दिया था? तो अल्फ्रेड हर्से एंड मार्था चेज 1952 में दिए थे। अनइक्विवोकल proof that DNA is the genetic material came from the experiment of Alfred Hershey and Martha Chase 1952. They worked with virus that infect bacteria and bacteriophage. The bacteriophage attaches to the bacteria and its genetic material then enters the bacteria cells. The bacteria cell treats the viral genetic material as if it was its own and subsequently manufactures more. Bacteriophage attaches to the bacteria and its genetic material then enters the bacterial cell. The bacterial cell treats the viral genetic material as its own. तो हमारा जो बैक्टीरियोफेज क्या है, वायरस है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। तो बैक्टीरिया पे जब अटैच होता है वायरस हमारा, तो वो अपना वायरल जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया के अंदर डाल देता है। तो बैक्टीरिया को लगता है जैसे कि वो उसका खुद का भाई जेनेटिक मटेरियल है, और सब्सिक्वेंटली मैन्युफैक्चर करता है अंदर क्या जाकर वो मोर वायरसेस को बनाता है। मोर मतलब वायरस का जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करता है, बैक्टीरिया जैसे जैसे रेप्लिकेट होता है वैसे वैसे। तो हर्शे चेज वर्क कर रहे थे डिस्कवर करने पे कि वो या तो प्रोटीन है या तो डीएनए है। तो उनको लगता था ये तो प्रोटीन होना चाहिए, लेकिन बाद में पता चला उन्हें कि ये तो डीएनए है। तो कैसे पता लगा? तो उन्होंने कुछ तरीके अपनाए इसमें कि रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस लिया, रेडियो एक्टिव सल्फर लिया। तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस हमारा डीएनए में फॉस्फेट पाया जाता है, तो फॉस्फोरस रहता है उसमें, और प्रोटीन में हमारा सल्फर पाया जाता है। तो अलग अलग मीडियम पे कुछ वायरसेस को ग्रो करवाया गया। तो जो मीडियम में जैसे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस में ग्रो कराया गया, उसका डीएनए आपका रेडियो एक्टिव हो जाएगा उस सारे वायरस का। और जो वायरस को आपका रेडियो एक्टिव सल्फर में ग्रो कराया गया, उसका प्रोटीन कोट आपका क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। तो वही कॉन्सेप्ट था इसके पीछे। तो फिर उन्होंने क्या किया कि दो टाइप ऑफ बैक्टीरियोफेज, दोनों अलग अलग रेडियो एक्टिव टाइप के हैं। एक रेडियो एक्टिव एस है जो कि आपका प्रोटीन में पाया जाता है, तो आपका प्रोटीन कोट उसका रेडियो एक्टिव है, और एक आपका डीएनए वाला। तो ठीक है, तो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कराया गया अलग अलग आपका एक्सपेरिमेंट में। तो कराया गया तो पता चला कि आपका जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होने के बाद आपका बैक्टीरिया जो है वो बाद में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस पाया गया बैक्टीरिया में। मतलब जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफ़र हो रहा है आपका बैक्टीरियोफेज से, वो असलियत में डीएनए है आपका। इसका प्रोसेस क्या था? पहला इन्फेक्शन किया गया, उसके बाद ब्लेंडिंग किया गया ताकि आपका वायरसेस डिटैच हो सकें। उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन किया गया ताकि उसका सेपरेट कर सके उसको, ठीक है। तो यही हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट आपका यही है। और यहाँ पे ये क्या हो रहा है, सेंट्रीफ्यूगेशन करवाने से क्या फ़ायदा हो रहा है? टू सेपरेट अकॉर्डिंग टू डेंसिटी। ओके, तो ये हर्शे एंड चेज का एक्सपेरिमेंट था जो कि अनइक्विवोकल प्रूफ प्रोवाइड किया 1952 में उन्होंने दिया था। प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। तो हमारा जेनेटिक मटेरियल ज़्यादा अच्छा कौन सा इसमें हमें पता चलेगा, और डिबेट होगा एक आपका दोनों के बीच में। तो इट इज़ क्लियर दैट द डिबेट बिटवीन प्रोटीन्स वर्सेस डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल वाज अनइक्विवोकल रिजॉल्व्ड फ्रॉम द हर्शे चेज एक्सपेरिमेंट। इट बिकेम एन established fact that DNA that acts as a genetic material. However, it is subsequently became clear that in some viruses, जैसे कि RNA is the genetic material इन किस में, टोबैको मोज़ैक वायरस में, राइनो वायरस में, क्यूबी बैक्टीरियोफेज में, ईटीसी में पाया गया क्या कि आरएनए हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो भाई वाई डीएनए इज़ प्रीडोमिनेंट, जब मतलब ज़्यादा चीज़ों में तो आपका डीएनए है, ह्यूमन बींग्स में डीएनए है, सारे प्लांट्स में ज़्यादातर डीएनए है। तो क्यों ऐसा है, वाई नॉट आरएनए? तो इसका पीछे का कई सारे वजह हैं। ये आपका ये यहाँ पे क्लियर होगा आपका molecule that can act as genetic material must fulfill the following criteria. It should be able to generate its replication करना चाहिए भाई, स्टेबल होना चाहिए केमिकली स्ट्रक्चरली, स्लो चेंजेस होना चाहिए, म्यूटेशन धीमा होना चाहिए, एंड आर रिक्वायर्ड फॉर इवोल्यूशन। मतलब स्लो चेंजेस क्यों होना चाहिए? मतलब देखिए चेंजेस होगा तभी तो वो अपने आप को बेहतर करने का कोशिश करेगा, तो म्यूटेशन होना चाहिए उसमें, ठीक है। उसके बाद इट शुड बी एबल टू
एक्सप्रेस इट सेल्फ इन फॉर्म ऑफ मेंडेलियन कैरेक्टर, ठीक है, मेंडेलियन कैरेक्टर का शो करना चाहिए। तो स्टेबिलिटी एज वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज वेरी एविडेंट इन ग्रिफिन्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इटसेल्फ, दैट हीट which killed the bacteria at least did not destroy some of the properties of genetic material. This now can easily be explained in the light of DNA that the two strands being complementary if separated by heating come together when appropriate conditions are provided. Further, 2' OH group present at every nucleotide in RNA is a reactive group and makes RNA liable and easily degradable. तो हमारा जो सेकेंड प्राइम पे पोजीशन पे OH है हमारा आरएनए में, उसके कारण वो अनस्टेबल हो जाता है। तो इसलिए हमारा डीएनए ज़्यादा प्रेफरेबल है स्टेबिलिटी के मामले में। और बहुत सारे रेप्लिकेशन तो दोनों हमारा कर पाता है। स्टेबिलिटी में आपका डीएनए जीत रहा है, म्यूटेशन में आपका तो आरएनए जीत रहा है, लेकिन भाई स्टेबिलिटी को ज़्यादा यहाँ प्रेफर दिया गया है और मेंडेलियन कैरेक्टर्स को ज़्यादा शो कर रहा है डीएनए आपका, ठीक है। इनफैक्ट द प्रेजेंस ऑफ थायमिन 5-methyl uracil at the place of uracil also confers additional stability to DNA, ठीक है। और डिटेल डिस्कशन अबाउट दिस रिक्वायर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ process of repair in DNA, and you will study these processes in higher classes. Both DNA and RNA are able to mutate. In fact, RNA being unstable mutate at a faster rate. तो हमारा यहाँ पे म्यूटेशन के मामले में तो आरएनए जीत रहा है, लेकिन असलियत में आपका स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें आपका। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस द कैरेक्टर्स। डीएनए हाउएवर इज डिपेंडेंट ऑन आरएनए फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। द प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी हैज इवॉल्व्ड अराउंड आरएनए। द above discussion indicate that both RNA and DNA can function as a genetic material, but DNA being more stable is preferred for a storage of genetic information. For the transmission of genetic information, RNA is better. तो हमारा क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए तो आरएनए बेटर है, लेकिन फॉर मोर स्टेबल प्रेफर्ड स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के लिए डीएनए हमारा ज़्यादा प्रेफर्ड है फॉर वन जनरेशन ओनली। इन यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस इन एस फेज न्यूक्लियस, ठीक है। तो हमारा यूकैरियोट में रेप्लिकेशन कहाँ होता है, एस फेज में होता है डीएनए का। और हमारा इन प्रोकैरियोट रेप्लिकेशन कहाँ टेक प्लेस होता है, जस्ट प्रायर टू फ्यूजन आरएनए का। आरएनए या डीएनए दोनों हो सकते हैं प्रोकैरियोट्स में। From foreign discussion, an immediate question becomes evident: which is the first genetic material? It shall be discussed in detail in the chapter on chemical evolution. But briefly, we shall highlight some of the facts and points. कौन कौन से points है भाई? RNA was the first genetic material. क्योंकि RNA हमारा फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल क्यों है? पहले RNA ही बना है, DNA तो बाद में बना है, थाइमिन तो बाद में बना है, पहले तो यूरासिल बना है। There is now enough evidence to suggest that essential life processes such as metabolism, translation, splicing, etc. evolved around RNA. RNA used to act as a genetic material as well as catalyst. There are some important biochemical reactions in living system that are catalyzed by RNA catalyst and not by protein enzymes. But RNA being catalyst was reactive and hence unstable. Therefore, DNA has evolved from RNA with chemical modifications that make it more stable. DNA being double stranded and having complementary strand further resists changes by evolving a process of repair, ठीक है। तो वही रीज़न है मेनली, यहाँ पे वही कहा जा रहा है कि स्टेबिलिटी के कारण ही आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल बाद में नहीं रहता है, बाद में हमारा डीएनए उसका जगह ले लेता है, लेकिन शुरू में हमारा क्या था, आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल आया था। ये है आपका वाटसन एंड क्रिक का मॉडल ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन क्यों है ये आपको भी पता चल जाएगा आगे। रेप्लिकेशन while proposing the double helix structure for DNA, Watson and Crick had immediately proposed a scheme for replication of DNA. To quote their original statement that is followed: "It has not escaped our notice that the specific pairing we have postulated immediately suggests a possible copying mechanism for the genetic material." Watson and Crick, 1953. The scheme suggested that the two strands would separate and act as a template for the synthesis of the new complementary strands. After the completion of the replication, each DNA molecule would have one parental and one newly synthesized strand. This scheme was termed as semi conservative DNA replication. तो हमारा क्या होता है, ये हमारा आपका पेरेंट है। तो पेरेंट क्या हुआ कि आपका यहाँ से हेलिकेज आया और यहाँ पे जो आपका कॉम्पैक्ट था उसे खोला, यहाँ पे जो आपका हाइड्रोजन बॉन्ड था उसे तोड़कर इसे खोला गया। उसके बाद जो पेरेंट के दो स्टैंड हैं, तो आपका 3' to 5' वाला स्टैंड पे आपका 5' to 3' पेरेंट से बनना चालू गया और 5' to 3' हमेशा बनता है आपका। तो 5' to 3' बनना चालू हुआ। और सेमी कंजर्वेटिव क्यों बोला कि एक स्टैंड आपका कंजर्व है, पेरेंट वाला एक स्टैंड आपका कंजर्व है, एक ही स्टैंड आपका न्यू बन रहा है, यहाँ पे भी एक ही बन रहा है, तो इसीलिए इसको सेमी कंजर्वेटिव बोला गया, क्योंकि एक पेरेंट का स्टैंड इसका कंजर्व रहता है। The experimental proof. It is now proved
when that DNA replicates semi-conductively, it was shown first in the Escherichia coli. First हमारा Escherichia coli का में इसको दिखाया गया था. Subsequently in higher organisms such as plants and humans, Matthew Michelson and Franklin Stahl performed the following experiment in 1958. ये मैथ्यू मिचेल्सन और फ्रैंकलिन स्टॉल ने क्या यहाँ पे किया है भाई एक्सपेरिमेंट, वो देख लेते हैं हम लोग. ग्रीव ई कोलाई इन मीडियम कंटेनिंग NH4Cl, लेकिन यहाँ पे N आप गौर कीजिएगा N15 वाला है, ठीक है. N15 इज अ हेवी आइसोटोप फॉर नाइट्रोजन. N14 हमारा नॉर्मल होता है और ये आपका हेवी होता है, ठीक है. एज द ओनली नाइट्रोजन सोर्स फॉर मेनी जनरेशंस, द रिजल्ट वाज दैट N15, ये आपका किस लिए किया गया था, ये आपका सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ DNA रेप्लिकेशन को प्रूव करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट मैथ्यू मिचेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल द्वारा इन 1958 में किया गया था. तो जब इन्होंने ग्रो करवाया तो क्या देखा कि N15 वाज इनकॉर्पोरेटेड इनटू द न्यूली सिंथेसाइज्ड DNA एज वेल एज अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स. दिस heavy DNA molecule could be distinguished from the normal DNA by centrifugation in the cesium chloride density gradient. Please note that N15 is not a radioactive isotope. ये हमारा रेडियोएक्टिव नहीं है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन से हम लोग इसको पता कर सकते हैं कि भाई अलग है वो. एंड इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम N14 बेस्ड ऑन द डेंसिटी. Then they transferred the cells in a medium with normal N14 and took sample at various definite time interval as the cells multiplied and extracted the DNA that remained as double stranded helices. The various samples were separated independently on cesium chloride gradients to measure the density of the DNA. Can you recall what centrifugal process is? तो MV स्क्वायर बाई आर जान ही रहे हम लोग. सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ फोर्स लगता है हमारा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के अपोजिट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. एंड थिंक वाई अ मॉलिक्यूल विथ हायर मास डेंसिटी वुड सेडिमेंट फास्ट, ठीक है, ड्यू टू हायर डेंसिटी. तो हमारा ये देखिए क्या एक्सपेरिमेंट मेनली क्या है कि आपका N15 में तो DNA पूरा ग्रो कराया था, दोनों स्टैंड आपका N15 का हो जाएगा क्योंकि शुरू से ही N15 में ग्रो कराया गया था. अब आपका फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ कि आपका N14 में लाया गया. तो N14 में क्या हो जाएगा कि एक स्टैंड आपका N15 रहेगा DNA, एक आपका N14 DNA होगा, ठीक है, क्योंकि वो खुला था ऐसे. जो आपका हेलिसेस था वो आपका ऐसे खुला और आपका ये N15 है, ये भी N15 है, ठीक है. और जब आपका यहाँ पे नया बना तो यहाँ पे मीडियम क्या प्रोवाइड किया गया N14 का, और यहाँ पे भी प्रोवाइड किया गया N14 का. तो N15 का आपका यहाँ पर फ्रैगमेंट यहाँ से बनेगा. तो आपका क्या हो गया कि एक तो आपका पेरेंट वाला रह गया और एक आपका N14 नया जो मीडियम के थ्रू आया है वो आपका हो गया. तो इसी से पता चल गया क्या कि हमारा देखिए आपका हाँ N15 NDNA और N14 NDNA. और तो हमारा फर्स्ट जनरेशन में क्या हुआ, N15 एक हुआ, एक N14 हुआ. लेकिन सेकेंड जनरेशन में क्या होगा कि N14 हो जाएगा दोनों स्टैंड आपका, क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में तो आपका एक N15 बना और एक N14 बना, ठीक है, स्टैंड. तो और लेकिन अगले में क्या हो जाएगा कि फिर से ये खुलेगा और ये N14 वाला अगले मीडियम में ही अपना N14 में बनाएगा और इसमें N15 और N14 बनेगा. तो आपका फिर से एक तो सेमी कंजर्वेटिव रहेगा पेरेंट वाला और सेकंड जनरेशन में, लेकिन एक और आपका जो स्टैंड है वो N14 टोटल हो जाएगा. तो इसीलिए यहाँ पे N14 हो गया टोटल, और यहाँ पे N15 N14 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया 14 हो गया टोटल. तो ये आपका कहा गया है. आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीज़. और ये देखिए तो आपका शुरू में क्या था N15 था, ये शुरू में क्या था आपका N15 था, फिर मीडियम N14 का रखा गया तो N15 हो गया, क्योंकि एक तो पेरेंट वाला कंजर्व रहा और एक N14 मीडियम वाला बना. वैसे ही एक और बनेगा N15, एक पेरेंट वाला एक N14, मतलब टोटल दो बने. यहाँ पे दो बने. उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे एक ये अब तो पेरेंट हमारा ये हो गया ना, अब वो पेरेंट थोड़ी रहा, अब तो ये पेरेंट हो गया अगले जनरेशन के लिए. तो एक आपका N14 और फिर N14 जो मीडियम है उसका आया, तो आपका टोटल N14 वाला एक हो गया और आपका N15 वाला के साथ एक N14 वाला हो गया. तो एक तो आपका पूरा लाइट हो गया, एक हाइब्रिड हो गया. तो ऐसे आपको समझना है, ओके. तो टोटल DNA आफ्टर n जनरेशन क्या हो जाएगा, तो 2 to the power n हो जाएगा इसका आंसर. टोटल DNA आफ्टर n जनरेशन, जैसे कि आपका यहाँ पे 2 जनरेशन हुआ तो आपका 2 to the power 2 मतलब 4, तो यहाँ पे टोटल 4 बने हैं. ये देखिए आप. अगला स्टेटमेंट क्या कर रहा है, थस द DNA that was extracted from the culture of the one generation after the transfer of N15 to N14 medium, that is after 20 minutes. तो हमारा E. coli डिवाइड करता है 20 मिनट्स में, आपको रिमेंबर रखना है. हैड अ हाइब्रिड और इंटरमीडिएट डेंसिटी, ठीक है.
तो डीएनए एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कल्चर आफ्टर अनदर जनरेशन दैट इज आफ्टर 40 मिनट्स, मतलब सेकंड जनरेशन अब हो जाएगा 14 मिनट में, ताकि 20 मिनट्स में तो ये कंप्लीट हो गया, दूसरा जनरेशन 20 मिनट और 40 मिनट्स में, वॉज कम्पोज ऑफ इक्वल अमाउंट्स ऑफ दिस हाइब्रिड डीएनए एंड ऑफ लाइट डीएनए। तो फिर इक्वल अमाउंट्स में हो जाएगा कैसे, क्योंकि दो आपका हाइब्रिड बनेगा, दो आपका लाइट बनेगा। If E. coli was allowed to grow for 80 minutes, then what would be the proportion of light and hybrid density DNA molecule? तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए तो हमारा कितना 80 मिनट बाई 20 कर दीजिए आप, तो 4 आ जाएगा, तो 2 टू द पावर 4 मतलब टोटल 16 बनेंगे। 16 में आपका 2 तो हाइब्रिड वाला ही रहेगा, बाकी बचा क्या हो जाएगा आपका 14 आपका क्या हो जाएगा, लाइट हो जाएगा, जो कि मीडियम वाले के जैसा हो जाएगा। ठीक है, very similar experiment involving use of radioactive thymidine to detect distribution of newly synthesized DNA in the chromosome was performed on Vicia fava beans by Taylor, ये आपका क्वेश्चन यहाँ से आता है, and colleagues in 1958। Vicia fava beans पे टेलर ने क्या किया था, एक सिमिलर एक्सपेरिमेंट किया था रेडियो एक्टिव थायमिडीन द्वारा पता लगाने के लिए, सेम चीज़, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का डीएनए का, कब किया गया था टेलर द्वारा 1958। विसिया फावा जहाँ पे आ जाएगा या फावा बीन्स, तो टेलर बाई टेलर इन 1958। मशीनरी एंड द इंजाइम्स, ठीक है, तो हमारा लिविंग सेल्स में जैसे ई कोलाई रेप्लिकेशन के लिए काफ़ी सारी इंजाइम्स की ज़रूरत पड़ती है। तो मेन इंजाइम हमारा कौन सा है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। क्यों भाई, क्योंकि हमारा डीएनए से डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, तो पेरेंट्स का जो आपका ये था और ये खुलकर हेलिकेज के द्वारा ये जो बन रहा था, वो डीएनए को देख के ही यहाँ पे आपका नया डीएनए बना, इसलिए डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज आपका इसका नाम है। और सिंस इट यूजेस डीएनए टेम्पलेट टू कैटलाइज द पॉलीमराइजेशन ऑफ डिओक्सी न्यूक्लियोटाइड, तो हाईली एफिशिएंट एंजाइम है, कैटलाइजेस पॉलीमराइजेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ई कोलाई में हमारा टोटल कितने बेस पेयर होते हैं, 4.6 इंटू 10⁻6 बेस पेयर, और ह्यूमन बींग में कितने होते हैं, 6.6 इंटू 10⁻9 बेस पेयर। तो हमारा कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स। तो हमारा ह्यूमन सेल्स में रेप्लिकेशन कितने देर में होता है, 18 मिनट्स में, और ई कोलाई में कितने में होता है, 20 मिनट्स में। ठीक है, तो दिस एवरेज गिव्स क्या है, 2000 बेस पेयर पर सेकेंड हमारा रेप्लिकेशन, इस स्पीड से रेप्लिकेशन हो रहा है भाई। Not only do these polymerases have to be fast, but they also have a catalyze the reaction with high degree of accuracy भी चाहिए भाई उसमें, नहीं तो म्यूटेशन ज़्यादा हो जाएगा तो उसमें दिक्कत आ सकती है। Furthermore, energetically replication is very expensive process. Deoxyribonucleotide triphosphates serve dual purposes। तो यहाँ पे आपका deoxyribonucleotide न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, तो यहाँ पे एटीपी नॉट रिक्वायर्ड होता है फॉर एनर्जी के लिए कुछ और यूनिट है आपका, और वो कौन सा यूनिट है भाई, ये आपका यूनिट है जो एक्टिंग एज अ सबस्ट्रेट, दे प्रोवाइड एनर्जी फॉर पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपका डीएनए फॉर्क कहलाता है, यहाँ पे जो टर्म दिया है डीएनए फॉर्क। ठीक है, तो डीएनए फॉर्क, द डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमराइजेस कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम। दिस क्रिएट सम एडिशनल कॉम्प्लिकेशंस एट द रेप्लिकेटिंग फॉर्क, जो कि हम लोग जानेंगे कि द टेम्पलेट विथ पोलैरिटी 3 प्राइम टू 5 प्राइम द रेप्लिकेशन इज कंटिन्यूअस। तो जो हमारा 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला बन रहा है ये आपका कंटिन्यूअस बन रहा है, लेकिन जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम बनेगा वो हमारा क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये आपको खुल रहा है, तो शुरू में तो ये खुला हुआ पूरा नहीं होगा, यहाँ तक मान लेते तो खुला हुआ होगा, तो ये वाला आपका बना और फिर रुक गया प्रोसेस, फिर आपका ये और खुला, तो और खुला तो आपका फिर से यहाँ तक खुला, तो फिर आपका एक और फ्रैगमेंट बनाते हैं। इसको मतलब ये डिसकंटिन्यूअस बना है, कंटिन्यूअस वे में नहीं बना है इसकी जैसा, क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमेशा बनता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन कॉपी किसको देखकर हो रहा है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम को देखकर। तो ये आपका कहलाता है लैगिंग और ओकाजाकी फ्रैगमेंट, ये सब फ्रैगमेंट्स ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहलाते हैं, और ये कंटिन्यूअस कहलाता है। ये आपका पेरेंटल टेम्पलेट स्टैंड है। ठीक है, डीएनए और देख लेते हैं हम लोग, डीएनए लाइगेज हमारा क्या है भाई, डीएनए लाइगेज ज्वाइन करता है, ये मॉलिक्यूलर ग्लू का काम करता है डीएनए लाइगेज। डीएनए पॉलीमरेज ऑन देयर ओन कैन नॉट इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन, also the replication does not initiate randomly at any place। उसके लिए भाई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन का जरूरत पड़ता है, इनिशिएशन पॉइंट वहीं से आपका रेप्लिकेशन ऑलवेज स्टार्ट होगा। ठीक है, इट इज because of the requirement of the origin of replication that a piece of DNA if needed to be propagated during recombinant DNA procedures requires a vector
क्यों बाई वेक्टर? क्योंकि वेक्टर ही के पास हमारा ORI होता है, हमारा नॉर्मल DNA के पास ORI नहीं होता है। द वेक्टर प्रोवाइड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, फर्दर नोट एवरी डिटेल ऑफ रेप्लिकेशन इज अंडरस्टूड वेल। इन यूकैरियोट्स द रेप्लिकेशन DNA टेक्स प्लेस एट एस फेज, ये आपको रिमेंबर रखना है। यूकैरियोट में हमारा रेप्लिकेशन कौन से फेज में हो रहा है? एस फेज में, क्योंकि एस फेज में ही तो आपको याद होगा सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज में ही तो DNA का रेप्लिकेशन होता है, जेनेटिक मटेरियल का रेप्लिकेशन होता है, ताकि वो डिवीजन के टाइम में डिवाइड हो सके दो सेल में। The replication of DNA cell division cycle should be highly coordinated. A failure in cell division after DNA replication results in a polyploidy, chromosomal anomaly. You will learn the detailed nature of the origin and the processes occurring at this site in higher classes. ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन आपका क्या है? ट्रांसक्रिप्शन आपका है DNA to RNA का फॉर्मेशन, उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। Hence also the principle of complementarity covers the process of transcription except the adenosine complements now forms base pair with uracil instead of thymine। क्या RNA में हमारा थायमिन की जगह पे क्या होता है? यूरासिल होता है। ठीक है, however unlike is the process of replication which once set in the total DNA of an organism gets duplicated, in transcription only a segment of DNA and only one of the strand is copied into RNA। जबकि हमारा रेप्लिकेशन क्या होता है? दोनों स्ट्रैंड आपका DNA बन रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा कि एक स्ट्रैंड से आपका टेम्पलेट का काम करेगा और उसी से आपका क्या बनेगा? आपका RNA बन रहा होगा। दिस नेसेसिटी इज डिफाइनिंग द बाउंड्रीज दैट वुड demarcate the region and the strand of DNA that would be transcribed. Why both the strands are not copied during transcription? Has the simple answer। क्या आंसर इसका? If both strands टेम्पलेट के जैसा काम करेगा, they would code for RNA molecule with different sequences। ठीक है, remember complementarity does not mean identical and in turn if they code for proteins the sequence of amino acid in the proteins would be different। तो हमारा 2 टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप प्रोटीन्स बन जाएंगे अगर दोनों कोड करने लगेगा तो 2 डिफरेंट प्रोटीन्स बन जाएंगे, लेकिन भाई प्रोटीन्स तो एक ही तरीका कराना चाहिए ना, फेनोटाइप शो करने के लिए, एक फेनोटाइप शो करने के लिए। मीन्स वन सेगमेंट ऑफ द DNA would be coding for 2 different proteins and this would complicate the genetic information transfer machinery। Second, the 2 RNA molecules if produced simultaneously would be complementary to each other, और वो हमारा क्या हो जाएंगे? डबल स्टैंडर्ड RNA बना देंगे और प्रिपेंड कर देंगे RNA को फर्दर प्रोटीन बनाने से। एक्साइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन वुड बिकम अ फ्यूटाइल वन। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हमारा 3 होता है, प्रोमोटर होता है, स्ट्रक्चरल जीन होता है, टर्मिनेटर होता है। प्रोमोटर क्या करता है? बाइंडिंग साइट ऑफ RNA पॉलीमरेज होता है, तो प्रोमोटर हमारा सिग्मा को बोलते हैं और वो आपका क्या करवाता है? बाइंड करवाता है RNA पॉलीमरेज को। ठीक है, और टर्मिनेटर आपका रो से डिनोट करते हैं इसको, टर्मिनेटर को, और आपका RNA पॉलीमरेज को डिटैच करवाने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे कुछ है, द प्रोमोटर एंड टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। द प्रोमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स 5' अपस्ट्रीम ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। द रेफरेंस इज मेड विद रिस्पेक्ट टू द पोलरिटी ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। हमारा कोडिंग स्ट्रैंड ये क्या है? और 5' के अपस्ट्रीम, मतलब यहाँ पे आपका अपस्ट्रीम है, तो यहाँ पे ही आपका प्रोमोटर पाया जाएगा। ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड के अपस्ट्रीम मतलब 5' इन की तरफ आपका पाया जाएगा क्या? प्रोमोटर, और यहीं से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट होगा। ये आपका बीच वाला हिस्सा को स्ट्रक्चरल जीन बोलते हैं, और लास्ट में टर्मिनेटर आपका 3' एंड पे कोडिंग स्टैंड के हो गया कोडिंग स्टैंड आपका, और ये हो गया आपका टेम्पलेट स्टैंड ऊपर वाला। तो टेम्पलेट स्टैंड को देखकर आपका बनेगा क्या? RNA बनेगा, और बनेगा कोडिंग स्टैंड के जैसा, इसलिए इसका नाम कोडिंग स्टैंड नाम रखा है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड द जीन। A gene is defined as functional unit of inheritance, though there is no ambiguity that the genes are located on the DNA. It is difficult to literally define a gene in terms of DNA sequence. तो DNA sequence coding for tRNA और rRNA molecule also define a gene. However, by defining a cistron क्या होता है आपका? फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस होता है। इट कोड्स फॉर mRNA फॉर्म्स प्रोटीन ट्रेट्स। ओके, तो cistron as a segment of DNA coding for polypeptide, the structural gene is transcriptional unit would be said as monocistronic in eukaryote। तो हमारे यूकैरियोट में क्या होता है आपका? यूकैरियोट्स हमारा मोस्टली क्या होता है? मोनोसिस्ट्रॉनिक होता है, मतलब सिंगल सिस्ट्रॉन होते हैं। और बैक्टीरिया और प्रोकैरियोट क्या होता है हमारा? पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता है, मतलब मोस्टली वो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होते हैं, बहुत सारे सिस्ट्रॉन होते हैं। इन यूकैरियोट्स द मोनोसिस्ट्रॉनिक स्ट्रक्चरल जीन हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंस। ठीक है, इंटरप्टेड द जीन्स इन यूकैरियोट्स आर स्प्लिट, हमारे जीन्स स्प्लिट हो रखे होते हैं। द कोडिंग सीक्वेंस आर स्प्रेड सीक्वेंस एज डिफाइंड एज एक्सॉन्स। एक्सॉन्स आर सेड टू दो सीक्वेंस दैट अपीयर इन नेचर और प्रोसेस्ड RNA। द एक्सॉन आर इंटरप्टेड बाय इंट्रॉन्स। तो जैसे देखिए आप,
ये हमारा मान लेते हैं कि एक सिस्ट्रॉन है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं यूकैरियोट का सिस्ट्रॉन है, तो यूकैरियोट का जो आपका सिस्ट्रॉन होता है यूकैरियोट का, उसमें ऐसे ऐसे मार्क होते हैं। ये आपका अगर एक्सॉन है तो ये आपका इंटरप्टेड होता है इंट्रॉन से, और इंट्रॉन आपका फंक्शनल नहीं होता है, मतलब वो कोड आगे जाकर आरएनए को नहीं कर रहा होता है, इसका ज़रूरत ही नहीं होता है एक्चुअली। तो आपका एक्सट्रॉन का ज़रूरत होता है, तो इसका स्प्लाइसिंग हो जाता है और यहाँ से इंट्रॉन हट जाता है सारे पोजीशन से, और खाली सिर्फ हमारा एक्सॉन बचता है। तो एक्सॉन फिर बचेगा हमारा। तो ये काफ़ी बार इंटरप्टेड हुआ है यूकैरियोट में, इसीलिए इसको इंटरप्टेड बोलते हैं, सिस्ट्रॉन को इंटरप्टेड बोलते हैं यूकैरियोट में। ठीक है आपका। इंट्रॉन्स और इंटरवेनिंग सीक्वेंस डू नॉट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। द स्प्लिट, तो ये समझ रहे हैं, प्रोसेस्ड आरएनए में आपका इंट्रॉन नहीं पाया जाएगा, ठीक है। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द definition of gene in terms of DNA segment. Inheritance of character is also affected by promoter regulatory sequence of structural gene, and sometimes the regulatory sequence are loosely defined as a regulatory genes, even though these sequences do not code for any protein या RNA। देखिए प्रोमोटर आपका है जो, एंड रेगुलेटरी सीक्वेंस ऑफ स्ट्रक्चरल जीन जो है आपका, क्या है आपका, समटाइम्स रेगुलेटरी सीक्वेंसेस रूजली डिफाइंड एज रेगुलेटरी जीन्स इवन तो दीज सीक्वेंसेस डू नॉट कोड फॉर आरएनए प्रोटीन, ठीक है। Types of RNA and the process of transcription. In bacteria, there are three major types of RNAs: mRNA, tRNA, rRNA, messenger RNA, transfer RNA, ribosomal RNA. All three RNAs are needed to synthesize a protein in a cell. The mRNA provides the template, tRNA brings amino acid, and mRNA the genetic code. रीड करता है, tRNA क्या करता है, हमारा tRNA brings amino acid करता है, and it is the genetic code करता है हमारा। RNA plays a structural and catalytic role during translation. There is single DNA dependent RNA polymerase that catalyzes transcription of all types of RNA in bacteria. तो बैक्टीरिया में हमारा सिंगल टाइप ऑफ RNA polymerase होता है, DNA dependent RNA polymerase होता है। RNA polymerase binds to promoter and initiate transcription initiation. It uses न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट, मतलब एनर्जी का रूप में यूज़ करता है। इनिशिएशन 3 आपके मेन जो आपके स्टेप्स हैं जो होते हैं आपका ट्रांसक्रिप्शन में इन बैक्टीरिया में, इनिशिएशन, इलोंगेशन, टर्मिनेशन आपका। तो इनिशिएशन, तो प्रोमोटर आपका सिग्मा कहलाता है इसमें। प्रोमोटर ही आरएनए पॉलीमरेज से बाइंड कर इंटरव्यू प्रोवाइड करता है आपका आरएनए पॉलीमरेज का, किसमें, यहाँ आपका डीएनए में, बैक्टीरिया के डीएनए में। तो उसके बाद आपका इलोंगेशन होता है, ये आगे बढ़ता है धीरे धीरे सिग्मा और कोड करते जाता है आरएनए को, और लास्ट में रो फैक्टर होता है जो टर्मिनेट करवा देता है प्रोसेस को, ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को। डीएनए पॉलीमरेज 3 इज मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज 3 आपका इज मेन पॉलीमराइजिंग एंजाइम, ठीक है। Polymerizes in a template dependent fashion, following the rule of complementarity. It somehow also facilitates opening of the helix and continuous elongation. Once a short stretch of RNA remains bound to the enzyme, once a polymerase reaches the terminator region, the nascent RNA falls off. So also the RNA polymerase. This results in the termination of transcription. तो वही सब लिखा गया है। An intriguing question is that how is RNA polymerase able to catalyze all 3 steps? तो सिर्फ हमारा एक ही एंजाइम है जो कि सारा का सारा काम कर दे रहा है भाई। इनिशिएशन करवाने के बाद आपका खोल भी दे रहा है डीएनए को, और उसके बाद आपका वो भी टर्मिनेशन भी करवा दे रहा है भाई। तो द आरएनए पॉलीमरेज इज ओनली कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द प्रोसेस ऑफ इलोंगेशन। तो इट एसोसिएट्स ट्रांजिटली विथ इनिशिएशन फैक्टर सिग्मा और टर्मिनेटर फैक्टर रो टू इनिशिएट द टर्मिनेट द ट्रांसक्रिप्शन। तो हमारा हेल्प किसका ले रहा है आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ पे सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर का हेल्प ले रहा है भाई इनिशिएशन और टर्मिनेशन करवाने के लिए। तो एसोसिएशन विद दिस factors alter the specificity of the RNA polymerase to either initiator or terminator, वही सब लिखा है। In bacteria, since the mRNA does not require any processing to become active, also since transcription and translation takes place in same compartment, there is no separation of cytosol and nucleus in bacteria. Many times the translation can begin much before the mRNA is fully transcribed. Subsequently the transcription and translation can be coupled in bacteria. तो बैक्टीरिया हमारा काफ़ी सिंपल होता है भाई। तो हमारा सिंपल है तो उसमें क्या है कि न्यूक्लियस तो होता नहीं है, न्यूक्लियोइड होता है। आपका साइटोसोल और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कुछ होता ही नहीं, मेम्ब्रेन तो होता ही नहीं है। तो आपका साइटोसोल और न्यूक्लियोइड का डायरेक्ट इधर उधर फ्लोट करते रहता है,
न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल आपका। तो वहाँ पे आपका क्या होता है कि डीएनए से एमआरएनए बना, और पूरा बना भी नहीं और प्रोटीन बनना भी चालू हो गया। तो ये बैक्टीरिया के केस में देखा जाता है, लेकिन ये यूकैरियोटिक में नहीं देखा जाता है। टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज़ है हमारे यूकैरियोटिक में। क्या क्या? देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज हमारा है। कौन कौन सा है? इन एडिशन टू आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनल्स देयर इज अ क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। द आरएनए पॉलीमरेज हमारा क्या करता है? आरएनएज 28S 18S एंड 5.8S ट्रांसक्राइब करता है। हाँ, ट्रांसक्राइब करता है। एंड वीयर है द आरएनए पॉलीमरेज 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए 5S आरएनए 5S SrRNA है। देखिए आप पर से SrRNA स्मॉल राइबो RNA, ठीक है। SnRNA स्मॉल न्यूक्लियर RNA। द RNA पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब प्रिकर्सर ऑफ mRNA द हेट्रोजेनस और HnRNA का। याद रखने का एक ट्रिक है यहाँ पे, rRNA पॉलीमरेज जो है, जो आपका आरएनए पॉलीमरेज 1 में आर आ रहा है, पहले आर आ रहा है, आरएनएज में भी पहले आ रहा है। तो 28S 18S और 5.8S मतलब 8 सब में आ रहा है, तो वो ट्रांसक्राइब करेगा। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या ट्रांसक्राइब करेगा? आरआरएनए को। और जो 2 है आपका मिडल, M फॉर मिडल, M फॉर mRNA एंड HnRNA को ट्रांसक्राइब करेगा। और T फॉर 3 एंड आरएनए पॉलीमरेज 3 T फॉर tRNA को ट्रांसक्राइब करेगा। और सबसे लास्ट वाले को मतलब S फॉर सबसे लास्ट और S फॉर SrRNA हेटेरोजेनस और न्यूक्लियर SnRNA को तो आपको ट्रांसक्राइब यहाँ पे करेगा। ये सब याद बहुत, ये से बहुत सारे क्वेश्चन आते हुए कि आरएनए पॉलीमरेज 1 का काम क्या है, 2 का काम क्या है और 3 का काम क्या है। तो आपको एकदम कट क्लियर कट याद होना चाहिए कि आरएनए पॉलीमरेज 1 हमारा ट्रांसक्राइब करता है आरएनए, वो भी आरएनए में कौन कौन सा? 28S 18S 5.8S 28S 18S और 5.8S। यही आपका डायरेक्ट दे देगा क्वेश्चन में, और बोलेगा कि कौन सा आपका नहीं है, इसमें और एक दे देगा, तो आपको ऑट वाला मारना होगा, ठीक। ये वाला नहीं है आपका ऑप्शन सही। वेयर एज द आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या करता है? ट्रांसक्राइब करता है प्रिकर्सर ऑफ mRNA को और HnRNA को। और आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है? tRNA 5S RNA और SnRNA को ट्रांसक्राइब करता है। द सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी क्या है कि हमारा यूकैरियोटिक में मैंने बताया था, इंट्रॉन आपको हटाना पड़ता है, एक्सॉन फंक्शनल आपका रहता है, तो स्प्लाइसिंग करना पड़ता है, उसके बाद कैपिंग करना पड़ता है प्रोटेक्शन के लिए, टेलिंग करना पड़ता है 5 इंड ऑफ HnRNA पे, उसको हम लोग बोलते हैं कैपिंग, और 3 इंड पे आपका होता है टेलिंग। तो 5 प्राइम पे कैपिंग कैसे होता है आपका? तो उसमें जुड़ता है मेथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट 5 प्राइम इंड पे, और एडेनाइलेट रेडियस 200 to 300 जुड़ता है कहाँ? 3 प्राइम इंड पे इन टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर, किसमें? टेलिंग में। तो आपका टेलिंग में क्या जुड़ता है? ये क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा। तो एडेनाइलाइट रेसिड्यू जुड़ता है, एडेनाइलेट रेसिड्यू जुड़ता है हमारा टेलिंग में, और मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट जुड़ता है कैपिंग में। इट इज़ फुली प्रोसेस्ड HnRNA नाउ कॉल्ड mRNA। तो हमारा शुरू में तो HnRNA था, लेकिन स्प्लाइसिंग और सारी चीज़ होने के बाद कैपिंग टेलिंग, तो हमारा mRNA बन गया, दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। उसके बाद हमारा प्रोटीन इससे बनेगा mRNA से। द सिग्निफिकेंस ऑफ सच कॉम्प्लेक्सिटी इज नाउ बिगिनिंग टू अंडरस्टूड। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट प्रोबेबली एन एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम, ठीक है। तो हमारा यही जो हमारा जो एंशिएंट मतलब ये क्या हमारा हिस्ट्री को दर्शा रहा है भाई, कि हमारा हिस्ट्री में भी ऐसा ही हुआ करता था। और ये क्या बोल रहा है? रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी मतलब रिमेंबर ऑफ पास्ट, ये हमारे पास्ट को दर्शाता है। क्या? द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड का डोमिनेंस को दिखाता है, कि हमारे इतना सारा प्रोसेसेस हो रहे हैं यूकैरियोट्स में, ताकि हम वापस से mRNA पे जा पाएँ। आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेसेस हो रहे हैं इन द लिविंग सिस्टम हैज़ एज्यूम्ड मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। जेनेटिक कोड relationship between sequence of amino acids in a polypeptide chain and nucleotide sequence of DNA और mRNA is genetic code। तो हमारा जेनेटिक कोड को हिंदी भाषा में कैसे समझें कि हमारा सीक्वेंस जो है अमीनो एसिड का पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में, वह हमारा किसके द्वारा दर्शाया जाता है? जेनेटिक कोड के द्वारा। After during application, a transcription in nucleic acid was copied to form another nucleic acid. Hence, these processes are easy to conceptualize on the basis of complementarity. The process of translation requires transfer of genetic information from polymer of nucleotides to synthesize a polymer of amino acids. Neither does any complementarity exist between nucleotides and amino acids, nor could any be drawn theoretically. There existed ample evidences to support the notation that change in nucleic acid genetic material were responsible for change in amino acids in proteins. This led to the proposition of
genetic code that could direct the sequence of amino acids during the synthesis of proteins. In determining the biochemical nature of genetic material and structure of DNA was very exciting. The preposition and deciphering of genetic code were most challenging. In a very true sense, it required involvement of scientists from several disciplines: physicists, organic chemists, biologists, biochemists, and geneticists. It is George Gamow, a physicist, who argued that since there are only 4 bases, if they have to code for 20 amino acids, the code should constitute a combination of bases. He suggested that in order to code for all the 20 amino acids, the code should be made up of 3 nucleotides. This was a very bold proposition because a perpetuation combination of 3 car power cube 4 into 4 into 4 would generate 64 codons, generating many more codons than required. लेकिन क्योंकि बहुत सारे आपके जो कोडोन्स हैं वो आपके सेम अमीनो एसिड्स को कोड करते हैं, genetic many more codons than required. Providing proof that codon was a triplet was a more daunting task. The chemical method developed by Hargobind Khurana was instrumental in synthesizing RNA molecules that define combination of bases, homopolymers and copolymers. Marshall Nirenberg's cell-free system for protein synthesis finally helped the code to be deciphered. Severo-Ochoa enzyme polynucleotide phosphorylase was also helpful in polymerizing RNA, which defined sequences in template-independent manner. Enzymatic synthesis of RNA. Finally, a checkerboard of genetic code was prepared, which is very material. इसका बेसिक आपको क्या जानना है मेन कि जॉर्ज गैमो एक फिजिसिस्ट हैं जिन्होंने 4 का पावर ट्यू मतलब टोटल 20 अमीनो एसिड्स बनने के लिए टोटल 4 इंटू 4 इंटू 4 मतलब 64 कोडोन्स का रिक्वायरमेंट है, ये जॉर्ज गैमो ने बताया था। ठीक है, तो हमारा उन्होंने ये भी एग्री किया था कि 4 बेसिस आपके हु आर विद द 4 बेसिस इफ़ दे हैव टू कोड फॉर 20 अमीनो एसिड्स होना चाहिए। ठीक है, मार्शल नीरेनबर्ग ने क्या बताया था? अच्छा, अरविंद खुराना ने क्या बताया था? तो केमिकल मेथड डेवलप किया गया अरविंद खुराना द्वारा कि आरएनए मॉलिक्यूल्स विद डिफाइंड कॉम्बिनेशंस ऑफ बेसिस। ठीक है, कि ट्रिपलेट फॉर्म में कोडोन होता है, ये अरविंद खुराना ने बताया था। ट्रिपलेट फॉर्म में हमारा कोडोन होता है, ये अरविंद खुराना ने प्रूफ किया था। मार्शल नीरेनबर्ग ने ये बताया कि सेल फ्री सिस्टम प्रोटीन भी सिंथेसाइज किया जा सकता है जो कि सेवेरो-ओचोआ एंजाइम द्वारा पॉलीन्यूक्लियोटाइड पॉलीफाइरेज वाज आल्सो हेल्पिंग इन प्रोवाइडिंग पॉलीमराइजिंग आरएनए सेल फ्री मतलब बिना सेल का ही एंजाइम के थ्रू आरएनए पॉलीमराइज किया गया था। इनके द्वारा, मार्शल नीरेनबर्ग के द्वारा। ये हमारा जेनेटिक कोडोन का एक ग्राफ है जो कि पूरा आपका जेनेटिक कोड फॉर द वेरियस अमीनो एसिड को इसमें दर्शाया गया है और कैसे हमारा कोडोन ट्रिपलेट फॉर्म में होता है वो भी बताया गया है, और कौन सा चीज़ किस चीज़ को कोड कर रहा है, कौन सा जेनेटिक कोड कौन से अमीनो एसिड को कोड कर रहा है वो भी इसमें दिखाया गया है। तो मेनली आपको कुछ जो आपको मेनली याद रखने वाले हैं वो आपको इधर मैंने दे रखा है। ए लाइसिन, यू फिनाइलिन, जी ग्लाइसिन, सी प्रोलिन, और आपको यहाँ पे AUG याद रखना है, मिथियोनिन इनिशिएटर कोड जिसको बोलते हैं। और टर्मिनेटर में कौन कौन सा आता है? उआ, उग, उगा। ठीक है, ठीक है। अब आपका यहाँ पे देख लीजिए, ये आपका फर्स्ट पोजीशन होता है, ये आपका सेकंड पोजीशन, ये आपका थर्ड पोजीशन। तो यहाँ वाला एक यहाँ वाला और एक यहाँ वाला से यू फिनाइलिन बन गया। तो वैसे ही हमारा पूरा सीक्वेंस बनाया जाता है। साइलेंट फीचर क्या है जेनेटिक कोड के कि द कोडोन इज ट्रिपलेट होता है। किन्होंने बताया था? अरविंद खुराना ने बताया था। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए, अरविंद खुराना ने बताया था हमारा क्या कि ट्रिपलेट होता है जेनेटिक कोडोन। उसके बाद डिजेनरेट नेचर का होता है, मतलब वन कोडोन सम अमीनो एसिड्स आर कोडेड बाय मोर देन वन कोडोन। मतलब कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे भी हैं जो कि मोर देन वन कोडोन से कोड होते हैं, उसको डिजेनरेटिव नेचर का बोलते हैं हम लोग कोडोन का। और हमारा टोटल 61 कोडोन सेंस कोडोन है, 3 कोडोन नॉन सेंस कोडोन है जो कि कुछ कोड नहीं करते हैं, स्टॉप कोडोन्स हैं और वो टर्मिनेट करवा देते हैं प्रोसेस को। द कोडोन इज ट्रांसलेशन को टर्मिनेट करवाते हैं। द कोडोन इज रीड इन mRNA इन अ कॉन्टाजियस फैशन, देयर आर नो पंचुएशन होता है, लगातार mRNA को कोड करते हैं। द कोडोन इज नियरली यूनिवर्सल, फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमन यूयू कोड फॉर फेनाइलिन। मतलब अगर बैक्टीरिया में यूयू फेनाइलिन को कोड कर रहा है तो ह्यूमन में फेनाइलिन को कोड करेगा। सम एक्सेप्शन इसका है, क्या है भाई कि माइटोकॉन्ड्रियल कोडोन में एक एक्सेप्शन है एंड इन सम प्रोटोजोन्स भी इसका एक्सेप्शन है। AUG हमारा डुअल फंक्शन कर रहा है, एक तो मेथियोनिन को कोड कर रहा है, एक इनिशिएटर का भी रोल निभा रहा है, वहीं से इनिशिएट होता है हमारा ट्रांसलेशन। UAG और UG है, मतलब उआ, उग, उगा, ये आपका स्टॉप कोडोन्स होते हैं। 6 ये तो हो गया। इफ फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन mRNA, प्रेडिक्ट द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड कोडेड बाय इट। तो आपका mRNA का अगर ये है आपका, तो प्रेडिक्ट द सीक्वेंस, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए आपका, क्या नॉन ओवरलैपिंग होना चाहिए आपका कोडोन। ऑन एम्बिगुअस होना चाहिए, मतलब अनएम्बिगुअस, मतलब वन कोडोन
कोड फॉर ओनली वन एमिनो एसिड ओनली। बस ये रख लीजिए आप, अनएम्बिग्यूस होता है हमारा जेनेटिक कोड, अनएम्बिग्यूस होता है। GUG कोडोन विच कोड्स बोथ वैलिन एंड मिथियोनिन व्हेन यूज्ड एज इनिशिएटर कोडोन। ये आप खुद से एक बार ट्राई करेंगे। म्यूटेशन एंड जेनेटिक कोड। The relationships between genes and DNA are best understood by mutation studies. You have studied about mutation and its effect in chapter 5. Effects of large deletion and rearrangements in segment of DNA are easy to comprehend. It may result in loss or gain of a gene and so a function. The effect of point mutation will be explained here. तो हमारा देखिए सिक्का सिनेमानिया हमारा क्या था, पॉइंट म्यूटेशन था। तो पॉइंट म्यूटेशन जो 6th पोजीशन पे हमारा था आपका ग्लूटामिक एसिड, वहाँ पे वैलिन आ जाता है। तो देखिए पॉइंट म्यूटेशन क्या क्या यहाँ पे कारण क्या क्या बहुत बड़ा चेंजेस कर सकता है। इफेक्ट ऑफ पॉइंट म्यूटेशन दैट इंसर्ट्स और डिलीट्स अ बेस इन स्ट्रक्चरल जीन कैन बी बेटर अंडरस्टूड बाय फॉलोइंग गिवन एग्जांपल। सिंपल एग्जांपल, कंसीडर अ स्टेटमेंट दैट इट इज़ मेड अप ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स सच एज राम हैज़ रेड कैप। लेकिन यहीं पे अगर एक इंसर्ट किया जाए बी लेटर तो आप क्या हो जाएगा, राम हैज़ ब्रेड, या मतलब आगे वाला सारा चीज़ आपका गड़बड़ा गया है, अंडरस्टैंडिंग। सिमिलरली इफ़ नाउ इंसर्ट 2 लेटर्स तो भी आपका अंडरस्टैंडिंग गड़बड़ा जाता है। लेकिन अगर 3 हमारा लेटर ऐड किया जाए तो आपका जैसे कि ट्रिपलेट है हमारा तो कुछ सेंस बनता है उसका। तो राम हैज़ बिग रेड कैप, तो यहाँ पे सेंस बन रहा है, मतलब 3 अगर ऐड कर रहे हैं हम लोग आपका 3 लेटर तो उससे कोई आपका डिफरेंस नहीं आता है। एक एक्स्ट्रा आपका सिर्फ जेनेटिक कोडोन के कारण एक अमीनो एसिड एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो यही बोला गया है सिर्फ। टाइप ऑफ आरएनए हमारा क्या है यहाँ पे देख लेंगे एक बार, आरआरएनए, टीआरएनए, एमआरएनए। अमाउंट में सबसे ज़्यादा कौन सा है, आरआरएनए है, और टीआरएनए उसके बाद एमआरएनए सबसे कम होता है अमाउंट में हमारा। तो हमारा आरआरएनए लिस्ट इन नंबर है, लेकिन देखिए लिस्ट इन नंबर क्या, टाइप्स के नंबर में सबसे लिस्ट है, लेकिन अमाउंट में सबसे ज़्यादा हमारा आरआरएनए ही है। ठीक है, यहाँ पे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो जाता है हमारा 3 लेटर ऐड करने पे। टीआरएनए द अडैप्टर मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट, टीआरएनए हमारा स्मॉलेस्ट होता है साइज में। फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ प्रीपोजिशन ऑफ कोड इट वाज क्लियर टू फ्रांसिस क्रिक दैट देयर हैज़ टू बी मैकेनिज्म टू रीड द कोड एंड आल्सो टू लिंक टू द अमीनो एसिड्स बिकॉज अमीनो एसिड हैज़ नो स्ट्रक्चरल specialities to read the code uniquely. He postulated the presence of adapter molecule that would on one hand read the code and on the other hand would bind to a specific amino acid. The tRNA, then called sRNA, ठीक है, soluble RNA, was known before the genetic code was postulated. However, its role as an adapter molecule was assigned much later. tRNA has an anti-codon loop. तो हमारा tRNA का कुछ स्ट्रक्चर आप देख लीजिए। तो हमारा tRNA कुछ ऐसा दिखता है, ये हमारा एंटी कोडोन लूप है टीआरएनए में, और जो कि अटैच होता है कोडोन एमआरएनए के कोडोन से। ओके, दैट हैज़ बेसिस कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोड एंड इट आल्सो हैज़ एन अमीनो एसिड एक्सेप्टर इंड to which it binds to amino acid. tRNA are specific for each amino acid. For initiation there is another specific tRNA that is required to as initiator tRNA. तो initiator tRNA हमारा कौन सा है, AUG जो हमारा है उसका जो आपका उल्टा हो जाएगा AUG का क्या हो जाएगा आपका UAC हो जाएगा ना। तो UAC जो आपका वो काम करेगा इनिशिएटर का। There are no tRNAs for a stop codon, stop codon कोड tRNA नहीं है। The secondary structure of tRNA has been depicted that look like a clover leaf. तो आपको रिमेंबर रखना है कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसा दिखता है tRNA का, क्लोवर लीफ जैसा। और इन एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है हमारा tRNA का, टर्सरी का, वो इन्वर्टेड एल शेप का होता है, इन्वर्टेड एल शेप का होता है tRNA हमारा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आपका क्लोवर लीफ, टर्सरी स्ट्रक्चर या 3D स्ट्रक्चर हमारा क्या है, इन्वर्टेड एल। Translation here refers to the process of polymerization of amino acid to form polypeptide. The order of and sequence of amino acids are defined by sequence of bases in the mRNA. The amino acids are joined by bond which is known as a peptide bond. तो आप जान ही रहे हैं प्रोटीन में पेप्टाइड बॉन्ड होता है। Formation of peptide bond requires energy. Therefore, in the first phase itself, amino acids are activated in the presence of ATP. तो हमारा देखिए एक्टिवेट कैसे होगा हमारा अमीनो एसिड, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड है हमारा, उस पर ATP बाइंड करेगा और यहाँ पे एमिनो असाइल tRNA सिंथेज हमारा एंजाइम जो है वो क्या करवाएगा, अमीनो असाइल AMP। ट्रांसलेशन में हमारा
चार्जिंग ऑफ टीआरएनए पहले हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, एमिनो एसिलेशन ऑफ टीआरएनए के थ्रू हो रहा है। कैसे, एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड हमारा क्या हो रहा है, एमिनो एसिड जो है उस पर एटीपी आके बाइंड हो रहा है और आपका क्या बन रहा है, एमिनो एसाइल एएमपी एंजाइम कॉम्प्लेक्स बन रहा है। किसके थ्रू बन रहा है, एमिनो एसाइल टीआरएनए सिंथेस के थ्रू। तो भाई चार्जिंग ऑफ टीआरएनए यहाँ पे कैसे हो रहा है, तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए हमारा एमिनो एसाइल जो एएमपी यहाँ पे बना है आपका यहाँ पे, वो आपका क्या होगा, प्लस टीआरएनए मिलकर क्या बना देगा, चार्ज्ड टीआरएनए, जिसको हम लोग अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। और एएमपी हमारा निकल जाएगा यहाँ से यहाँ वाला, और प्लस एंजाइम। ठीक है, तो चार्जिंग ऑफ टीआरएनए में पहले क्या होता है, अमीनो एसिड आपका एटीपी से बाइंड करता है और अमीनो एसाइल एएमपी बनाता है, और फॉस्फेट निकल जाता है उसमें से, और वही कॉम्प्लेक्स आपका आगे जाकर जुड़ता है टीआरएनए से और अमीनो एसाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसी को चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बोलते हैं। ठीक है, द सेलुलर फैक्ट्री रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस प्रोटीन्स इज द राइबोसोम। राइबोसोम हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का फैक्ट्री है, पता है आपको। द राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ अ स्ट्रक्चरल आरएनए एंड अबाउट 80 डिफरेंट प्रोटीन्स हमारा राइबोसोम के पास होता है। इन इट्स इनएक्टिव स्टेट इट एग्जिस्ट एज टू सब यूनिट्स, अ लार्ज सब यूनिट एंड अ स्मॉल सब यूनिट। तो लार्ज सब यूनिट व्हेन द स्मॉल सब यूनिट इनकाउंटर एन एमआरएनए द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ द एमआरएनए टू प्रोटीन बिगिंस। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा, स्मॉल सब यूनिट पहले अटैच हुआ है हमारा किससे, एमआरएनए से, और प्रोटीन का बनने का प्रोसेस यहीं से चालू हो गया है, ट्रांसलेशन प्रोसेस चालू हो गया है। There are two sites in the large subunit for subsequent amino acid to bind to and thus be close enough to each other for the formation of peptide bond. The ribosome also acts as a catalyst. कौन सा भाई कैटलिस्ट, तो 23 आरआरएनए जो इन बैक्टीरिया है वो हमारा राइबोजाइम होता है। राइबोसोम हमारा कैटलिस्ट के जैसा वर्क कर रहा है, इंजाइम के जैसा वर्क कर रहा है, कौन सा, राइबोजाइम के जैसा। जनरली हमारा इंजाइम जो होता है वो प्रोटीन से बना हुआ होता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कि राइबोसोम से इंजाइम बना हुआ है, राइबोजाइम। For the formation of peptide bond, a translation unit in mRNA is the sequence of RNA that is flanked by a start codon AUG। ठीक है, ट्रांसलेशन यूनिट जो mRNA हमारा फ्लैंक्ड होता है AUG से, एंड स्टॉप कोडोन कोड्स फॉर पॉलीपेप्टाइड। एंड mRNA also has an additional sequence that are non translated, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनट्रांसलेटेड रीजन, UTR। The untranslated region are present at both the 5' end और 3' end। भाई ये क्यों होता है आपको तो पता ही होगा कि वहाँ पे आपका हमारा क्या हो रहा था, टेलिंग हो रहा था और आपका कैपिंग हो रहा था। तो टेलिंग और कैपिंग हो रहा था तो वह हमारा क्या है, यूटीआर का रीजन है। दे आर रिक्वायर्ड फॉर इफिशिएंट ट्रांसलेशन प्रोसेस, क्यों, प्रोवाइड स्पेस फॉर बाइंडिंग आरएनए यूनिट्स करता है हमारा यूटीआर रीजन। फॉर इनिशिएशन द राइबोसोम बाइंड्स टू द एमआरएनए एट द स्टार्ट कोडन AUG दैट इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली बाय इनिशिएटर टीआरएनए। ठीक है, द राइबोसोम प्रोसीड्स थ्रू द इलोंगेशन फेज ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। ड्यूरिंग दिस स्टेज कॉम्प्लेक्सेस कंपोज्ड ऑफ एन अमीनो एसिड लिंक्ड टू द टीआरएनए sequentially bind to the appropriate codon in mRNA by forming complementary base pair with the tRNA anticodon। तो एंटीकोडोन हमारा जो tRNA का है और कोडोन जो हमारा क्या है, mRNA का है, वो आपका कंप्लीमेंट्री में ही बाइंड करता है। और सबसे पहला कौन सा रहेगा, जो आपका mRNA पर रहेगा सबसे पहला AUG रहेगा, और आपका टीआरएनए पर रहेगा उसका कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा UAC रहेगा। ठीक है, तो आपका द राइबोसोम मूव्स फ्रॉम कोडोन टू कोडोन along the mRNA, amino acid are added one by one और translated into polypeptide sequence। तो हमारा राइबोसोम जो है वो कहाँ पे बाइंड है, तो mRNA पे बाइंड है, और वो आपका कोडोन टू कोडोन आगे बढ़ते जाएगा और एमिनो एसिड अलग अलग टीआरएनए के थ्रू ऐड होते जाएगा, ट्रांसलेटेड इनटू पॉलीपेप्टाइड सीक्वेंस डिक्टेटेड बाय डीएनए subsequently by represented by mRNA। At the end, a release factor binds to the stop codon terminating translation and release the complete polynucleotide from the ribosome। ये आपका प्रोसेस है, ये आपका mRNA रहा, mRNA रहा, इस पे आपका कोडोन रहता है, ये कोडोन, ये आपका एंटी कोडोन रहता है टीआरएनए पे, और यहाँ से हमारा टीआरएनए ही अडेप्टर का काम करता है, और चार्ज टीआरएनए हमारा क्या करता है, आपका चार्ज टीआरएनए कैसे है, अमीनो एसाइलेशन हो गया है टीआरएनए का, तो ये चार्ज है, और ये आएगा आपका यहाँ पे बाइंड करेगा अपने कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए पे, और फिर आगे बढ़ते जाएगा, और यहाँ पे राइबोसोम जो है राइबोसोम जो है आपका कोडोन टू कोडोन आगे बढ़ के टीआरएनए के द्वारा आपका क्या करेगा, पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन करके करते यहाँ पे टीआरएनए यहाँ पे देगा आपका एमिनो एसिड और निकल जाएगा, और आपका यहाँ पे क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड चेन बनते जाने चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ और भी आपका साइट्स हैं वो आप जान लीजिए एक बार। यहाँ पे आपका 3 साइट्स होते हैं, एक एंट्री ऑफ एमिनो एसिड साइट होता है, और एक पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन साइट होता है, एक एग्जिट साइट होता है। तो एक ए साइट होता है, एक पी साइट होता है। ठीक है, और
और टीआरएनए एग्जिट हो जाता है पी साइड से, और ए साइड पे एंट्री ऑफ एमिनो एसिड होता है। अब हमारा आगे है रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन refers to a very broad term that may occur at various levels. Considering the gene expression results in the formation of a polypeptide, it can be regulated at several levels. In eukaryotes, the regulation could be exerted at transcriptional level, hnRNA, ठीक है, प्रोसेसिंग लेवल, ट्रांसपोर्ट ऑफ mRNA, ट्रांसलेशनल लेवल। तो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन क्या है हमारा? मैकेनिज्म विच स्टिमुलेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ सर्टेन जीन एंड एग्जिबिट दैट ऑफ द अदर्स। तो हमारा जीन्स एक्सप्रेस किस फॉर्म में होता है? प्रोटीन्स के फॉर्म में होता है, फेनोटाइपिक फॉर्म में होता है, ठीक है। तो जीन्स इन अ सेल आर एक्सप्रेस्ड टू द फॉर्म पर्टिकुलर फंक्शन और अ सेट ऑफ फंक्शंस। फॉर एग्जांपल, इफ एन एंजाइम कॉल्ड बीटा गैलेक्टोसिडेज इज सिंथेसाइज्ड बाय ई कोलाई, इट इज यूज्ड टू कैटालाइज द हाइड्रोलाइसिस ऑफ अ डाइसैकेराइड lactose into galactose glucose. The bacteria use them as a source of energy. Hence, if a bacteria do not have lactose around them to utilize for energy source, they would no longer require the synthesis of enzyme beta galactosidase, ठीक है। So therefore, in some terms, it is metabolic, physiological or environmental conditions that guide the expression of genes, the development of differentiation of embryo into adult, ठीक है। Organisms are also a result of coordinated regulation of expression of several sets of genes. तो यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है आपका कि मान लीजिए ई कोलाई है, ठीक है, मान लीजिए क्या ई कोलाई है, तो उसके अगर ई कोलाई के बगल में आपका क्या है? डाइसैकेराइड, अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाएगा, ठीक है। अगर लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है तो बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनाएगा, तो नहीं बनाएगा बीटा गैलेक्टोसिडेज तो आपका, क्योंकि लैक्टोज को तोड़ने का उसको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नो लॉन्गर रिक्वायर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज, वही बोल रहा है यहाँ पे। तो इन प्रोकैरियोट्स the control of rate of transcriptional initiation is predominant site of control of gene expression. In a transcriptional unit, the activity of RNA polymerase at a given promoter is in turn regulated by interaction with accessory proteins, which affect its ability to recognize start sites. These regulatory proteins can act both positively activated or negatively repressed. The accessibility of promoter region of prokaryotic DNA is in many cases regulated by interactions of protein with sequence turn operators. The operator region is adjacent to the promoter elements in most operons, and in most cases the sequences of the operator bind a repressor protein. Each operon has its specific operator, a specific repressor. For example, lac operon is present in only in lac operon and it interacts specifically with lac repressor only. तो यहाँ lac operon आपका है क्या? पूरा ये कहानी समझना आपका इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये पूरा समझ में आ जाएगा जो यहाँ पे बातें हुई है। तो lac operon आपका क्या है? तो लैक ओपेरॉन को हम लोग बोलते हैं इंड्यूसिबल ओपेरॉन भी, ठीक है। तो लैक ओपेरॉन हमारा वाज आल्सो रिजल्ट ऑफ क्लोज एसोसिएशन बिटवीन अ जेनेटिसिस्ट फ्रैंकोसिस जैकोब एंड बायोकेमिस्ट जैक्यूब मोनार्ड। तो जैकोब और मोनार्ड ने ये लैक ओपेरॉन का कॉन्सेप्ट हमें दिया था। फर्स्ट विल इफेक्ट द ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम इन लैक ओपेरॉन। हियर लैक रेफर्स टू लैक्टोज, यहाँ पे लैक क्या रेफर कर रहा है भाई? लैक्टोज को रेफर कर रहा है। अब पॉलीसिस्टोनिक स्ट्रक्चरल जीन इज रेगुलेटेड बाई कॉमन प्रोमोटर रेगुलेटरी जीन्स. Such arrangement is very common in bacteria and refers to as operon. To name few such lacoperon, trioperon, araoperon, hesoperon, valoperon, etc. The lacoperon consists of one regulatory gene, the I gene. Here, the term I does not refer to inducer, rather derived from the word inhibitor. तो देखिए एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं इसके पीछे। तो लैक्टोज हमारा लैक्टोज और ग्लूकोज होता है। तो लैक्टोज को तोड़ने के लिए हमारा काम करता है आपका ZYA। ऐसे इसको तो पहले आप ये याद कर लीजिए कि ये सीक्वेंस कैसे याद रखें हम लोग। इसको याद रखिए पीपो ZYA। यहाँ पे आपका देखिए जो आई है आपका वो रेगुलेटरी जीन है। यहाँ पे जेड क्या है का बीटा ग्लैक्टोसिडेज बना रहा है जो कि हाइड्रोलाइसिस ऑफ डाइसैकेराइड करवाएगा। वाई क्या करता है आपका परमिएज बनाता है जो इंक्रीज करता है परमिएबिलिटी ऑफ बीटा ग्लैक्टोसिडेज इनटू द लैक्टोज, ठीक है। और ए क्या करता है हमारा ट्रांस एसिटाइलेज करवाता है ट्रांसफर ऑफ एसिटाइल ग्रुप फ्रॉम एसिटाइल कोएंजाइम टू बीटा ग्लैक्टोसिडेज, ठीक है। तो ये सब इन लोगों का काम है, लेकिन मेन फंक्शन कैसे इसको समझना आपको इम्पोर्टेंट है। तो आपका जो यहाँ पे आई है वो रेप्रेसर mRNA, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेप्रेसर है आपका, तो आई जो है आपका रेप्रेसर mRNA बनाता है और ये रेप्रेसर जो है आपका क्या करता है इस पे जाके लैक्टोज से बाइंड कर जाता है। तो लैक्टोज से जब ये बाइंड कर जाएगा तो असलियत में इसका काम क्या था? इनहिबिटर का काम था। ये आपका जो रेप्रेसर बना है यहाँ पे वो क्या करेगा यहाँ पे जाकर यहाँ पे बाइंड हो जाएगा आपका और क्या करेगा यहाँ से इनएक्टिव कर देगा ZYA के फंक्शन को इनएक्टिव कर देगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि वाई का काम तो इनहिबिटर का है, लेकिन जब यहाँ सॉरी आई का काम तो यहाँ पे इनहिबिटर का है, लेकिन आई जो आपका रिप्रेसर बना रहा है वो एक्टिव फॉर्म में तभी है
जब तक लैक्टोज उसके पास नहीं है। अगर लैक्टोज उसके पास में हो, यहाँ पे एक्टिव फॉर्म में है, लेकिन जो अगर लैक्टोज उसके पास में हो, जिसको इंड्यूसर बोलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे रिप्रेसर को क्या क्या करेगा, लैक्टोज बाइंड कर जाएगा, किसके साथ, रिप्रेसर के साथ बाइंड कर जाएगा। अब रिप्रेसर यहाँ पे आपका जो यहाँ पे जाकर अटैच हो रहा था और इन लोग को ZY को इनएक्टिव फॉर्म में बना रहा था, फंक्शन इसका रोक रहा था, वो नहीं रोक पाएगा, क्योंकि यहाँ रिप्रेसर तो बाइंड कर गया इंड्यूसर के साथ और इनएक्टिव फॉर्म हो गया है। इंड्यूसर कौन है, यहाँ पे लैक्टोज है, तो लैक्टोज के साथ यहाँ पे रिप्रेसर बाइंड हो चुका है और इनएक्टिव हो चुका है, तो यहाँ पे जाके ये अटैच होगा नहीं, तो ये साइड ओपन रह गया आपका, तो ZY ये आपका फंक्शनल रह गया, ZY ये फंक्शनल रह गया, तो आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज बना, यहाँ पे इंक्रीज हो गया परमिबिलिटी परमिएस के कारण, और ट्रांसएसिटाइलेज यहाँ पे रिलीज हुआ, तो ये क्या करेगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज यहाँ पे जाएगा और लैक्टोज जो यहाँ पे बाइंड किया हुआ है आपका रिप्रेसर के साथ, वो लैक्टोज को बीटा गैलेक्टोसिडेज तोड़ देगा और मदद कौन कौन करेगा इसमें, परमिएज मदद करेगा और ट्रांसएसिटाइलाइज करेगा तोड़ने में मदद लैक्टोज को। तो यही यहाँ पर का कॉन्सेप्ट है पूरा लैकोपेरॉन का। आई होप आपके समझ में आ गया होगा ये, ठीक है। तो लैक्टोज टूटेगा किसमें, लैक्टोज यानी ग्लूकोज में टूटेगा, जो कि हमारा यूज करेगा ई कोलाई बैक्टीरिया यूज करेगा। तो लैक्टोज इज अ सबस्ट्रेट फॉर द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज and it regulates switching on and off of the operon, hence it is termed inducer। लैक्टोज इंड्यूसर है हमारा। आई क्या है, आई हमारा रेगुलेटर प्रोड्यूस कर रहा है, रेगुलेटर नहीं, रिप्रेसर प्रोड्यूस कर रहा है, इनिबिटर। इन द एब्सेंस ऑफ अ प्रेफर्ड कार्बन source such as glucose, if lactose is provided in the growth medium of bacteria, the lactose is transported into the cell through the action of permease। Remember, a very low level of expression of lactoferrin has to be present in the cell all the time, otherwise lactose cannot enter the cell। The lactose then induce the operon in the following manner: the repressor of the operon is synthesized all the time consecutively from I gene। The repressor protein binds to the ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओपेरॉन एंड प्रिवेंट्स RNA पोलीमरेज। तो रिप्रेसर जो है हमारा, जो आई से निकल रहा है, वो क्या करता है, बाइंड करता है ओपेरॉन रीजन में, रीजन ऑफ ऑपरेटर रीजन में, ठीक है। और आपको क्या करता है, प्रिवेंट RNA पोलीमरेज करता है फ्रॉम ट्रांसक्राइबिंग द ओपेरॉन ZY का। तो इन द प्रेजेंस ऑफ एन इंड्यूसर सच एज लैक्टोज और एलोलैक्टोज, ये आपको याद रखना है कि रियल इंड्यूसर आपका कौन सा है, एलोलैक्टोज है, ये आपको पूछता है कभी। तो लैक्टोज और एलोलैक्टोज, द रिप्रेसर इज इनएक्टिवेटेड बाय इंटरेक्शन विथ इंड्यूसर, दिस अलाउ RNA पोलीमरेज एक्सेस द प्रोमोटर एंड ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड्स। ZY ये हमारा बनाना चालू कर देता है। और ये आपको मैच द फ्लोइंग में काफ़ी बार आ चुका है क्वेश्चन, तो ये आपका मेडिकल असिस्टेंट नेवी वाला हो या कुछ में हो, या एनसेट हो जाए या फिर नीट हो जाए, इसमें ये क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है। तो इंसेंशियली रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन कैन आल्सो बी visualized as regulation of enzyme synthesis by its substrates। remember, glucose और galactose cannot act as a inducer for lactoferrin। ग्लूकोज galactose डायरेक्ट हमारा इंड्यूसर के जैसा काम नहीं कर सकता है, जब भी काम करेगा तो लैक्टोज करेगा या एलोलैक्टोज करेगा। कैन यू थिंक ऑफ हाउ लॉन्ग, अच्छा ये दोनों जब ऑप्शन रहेगा तब इसको टिक मारेंगे, तब एलोलैक्टोज को हम लोग टिक मारेंगे, ठीक है, रियल इंड्यूसर। हाउ लॉन्ग, कैन यू थिंक फॉर हाउ लॉन्ग द लैकोपेरॉन वुड बी एक्सप्रेस्ड इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। हाँ, जब तक आपका लैक्टोज टूट ना जाए, गैलेक्टोज और ग्लूकोज, तब तक वो आपका एक्सप्रेस होते रहेगा। रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन बाय रिप्रेसर इज रेफर्स टू एज नेगेटिव रेगुलेशन, ठीक है, नेगेटिव रेगुलेशन होता है। रेगुलेशन ऑफ लैकोपेरॉन क्या होता है, रिप्रेसर के द्वारा नेगेटिव रेगुलेशन हो रहा है, रिप्रेसर को रोक रहा था। लैकोपेरॉन इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव रेगुलेशन, लेकिन लैकोपेरॉन हमारा इज अंडर कंट्रोल ऑफ पॉजिटिव बाय CAP कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन एज वेल, हाँ दोनों तरीके से, ठीक है। बट इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ डिस्कशन एट द लेवल, ठीक है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो ये आपका रटने वाला टॉपिक है, तो आप लोग को ये मैं शॉर्ट में लेके चलूँगा और क्या रटना है आपको वो मैं बताते चलूँगा। तो ये आपका अगर एक ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में ये आपका अगर पूरा जीन को पढ़ा जाए, स्टडी किया जाए, तो कितने हमें पेजेस या कितने 1000 लेटर रटने चाहिए, हर एक पेज में 1000 लेटर रटने चाहिए, 1000 पेजेस चाहिए और 3300 बुक, मतलब समझ रहे 3300 बुक चाहिए, जिसके एक पेज टोटल, जिसका एक बुक में आपका 1000 पेजेस हो और हर एक पेज में 1000 लेटर्स रटने चाहिए। इतना हमारा डाटा कलेक्शन के लिए, रिकॉर्ड रखने के लिए बुक्स चाहिए, इतना स्टोरेज चाहिए, कैपेसिटी चाहिए। तो ईयर 1990 में हमारा क्या लॉन्च किया गया था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को। टोटल हमारे में जब पता है आपको 3.3 × 10⁻⁹ बेस पेयर होते हैं हैप्लॉइड कंटेंट में हमारा। एंड इफ कॉस्ट इसका क्या रिक्वायर्ड था, $3 पर बेस पेयर, तो आप मल्टीप्लाई करके देखिए कितना बड़ा नंबर आता है वही, तो $9 बिलियन के अप्रॉक्सीमेटली आता है ये नंबर, ठीक है। यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, 300 बुक्स का रिक्वायरमेंट है, जिसका हर एक पेज आप कम से कम 1000 पेज एक बुक में रहने चाहिए और हर एक पेज में 1000 लेटर रटने चाहिए, ठीक है। HGP क्लोजली एसोसिएटेड विद द रैपिड डेवलपमेंट ऑफ न्यू एरिया इन बायोलॉजी को क्या, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, ठीक है। गोल्स ऑफ HGP क्या था भाई हमारा, आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन DNA, डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर दैट मेक अप ह्यूमन DNA, ठीक है। स्टोर द इन्फॉर्मेशन इन द डाटाबेस, इंप्रूव टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज,
फार्मास्यूटिकल में हमारा काफ़ी इसका रोल आ सकता था यूज। एड्रेस द इथिकल लीगल एंड सोशल इशू इल्सी दैट में राइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट, क्योंकि सोशल इशूज़ और लीगल इशूज़ इथिकल इशूज़ तो हमारा जनरेट होता है ये कोई भी प्रोजेक्ट में। द ह्यूमन प्रोजेक्ट वाज अ 13 ईयर प्रोजेक्ट था हमारा, कोऑर्डिनेटेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, ये क्वेश्चन आता है, कोऑर्डिनेटेड बाय यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ एजीपी। द वेलकम ट्रस्ट यूके बिकेम द मेजर पार्टनर, एडिशनल कंट्रीब्यूशन came from Japan, France, Germany, China and others. India उसमें इसमें नहीं था. The project was completed in 2003. Knowledge about the effects of DNA variations among individuals can lead to the revolutionary new ways to diagnose, treat and someday prevent the thousands of disorders that affect human beings. Besides, provide clues to the understanding human biology, learning about non-human organisms. DNA sequence can lead to the understanding of their natural capabilities that can be applied towards solving challenges in healthcare, agriculture, energy production, environmental remediation. ठीक है. Many non-human model organisms such as bacteria, yeast, Caenohabditis elegans, a free-living non-pathogenic nematode. Nematode तो जान ही रहे हैं आप लोग. चेरा, ड्रोसोफिला द फ्रूट फ्लाई, प्लांट राइस एंड अरेबिडोप्सिस, ये देख लीजिएगा आप, हैव बीन सिक्वेंस्ड. ठीक है, ये कुछ मेरा ट्रिक है, एक और देख लीजिएगा. ठीक है. मेथडोलॉजी इसमें क्या यूज होता है? एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग. एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग आपका है क्या? द मेथड इन्वॉल्व इन द मेजर अप्रोचेस. वन अप्रोच फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड एज आरएनए. तो जितना भी आरएनए का एक्सप्रेशन है वो आपका एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग में आता है. द अदर लुक द ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सिंपली सीक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम दैट contain all the coding and the non-coding sequence and later assigning different regions in the sequence which functions a term referred to as sequence annotation. ठीक है. अ ब्लाइंड अप्रोच ऑफ सिक्वेंसिंग द होल सेट ऑफ जीनोम, ये आपका क्या कहता है? सीक्वेंस एनोटेशन कहलाता है. फॉर सिक्वेंसिंग द टोटल डीएनए फ्रॉम अ सेल इज आइसोलेटेड एंड कन्वर्टेड इनटू रैंडम फ्रैगमेंट्स ऑफ रिलेटिवली स्मॉलर साइज. रिकॉल डीएनए इज अ वेरी लॉन्ग पॉलीमर. ठीक है. आपका बैक का फुल फॉर्म क्या होता है? बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. यैक का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. द फ्रैगमेंट वर सिक्वेंस्ड यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सिक्वेंसर दैट वर्कड, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका. ऑटोमेटेड डीएनए सिक्वेंसर, द फ्रैगमेंट were sequenced using automated DNA sequencer that worked on the principle of method by developed by Frederick Sanger. ठीक है. Sanger also credited for developing method for determination of amino acid sequencing of protein. These sequences were arranged based on some overlapping regions present in them. This required generation of overlapping fragments for sequencing. Alignment of these sequence was humanly not possible. ठीक है. तो हमारा द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम वाज कंप्लीटेड ओनली इन मई 2006 में हुआ था कंप्लीट भाई. ठीक है. And some repetitive DNA sequence known as microsatellite is one of the applications of polymorphism in repetitive DNA sequences as be explained in next section DNA fingerprinting. साइलेंट फीचर क्या था हमारा एजीपी का? तो हमारा द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स इतना मिलियन बेस पेयर. ठीक है. 3164.7 बेस पेयर हमारा टोटल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में स्टडी करना था. ठीक है. द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस. ठीक है. बट साइज वेरी ग्रेटली विद द लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन बीइंग डिस्ट्रोफिन हमारा लार्जेस्ट, ये आगा क्वेश्चन का, लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन बीइंग डिस्ट्रोफिन एट 2.4 मिलियन बेसिस हमारा इसी में प्रेजेंट है. जबकि हमारा एक जीन में एवरेज क्या प्रेजेंट होना चाहिए आपका? 3000 बेसिस, लेकिन इसमें आपका 2.4 मिलियन बेसिस प्रेजेंट है. तो सबसे लार्जेस्ट हमारा ह्यूमन जीन बीइंग डिस्ट्रोफिन है. ठीक है. आपका द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज एस्टिमेटेड 30,000, मच लोअर दैन द प्रीवियस एस्टिमेटेड. ठीक है. ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एक्जैक्टली द सेम ऑफ ऑल द पीपल. ठीक है. ये आपका सेम रहता है ज़्यादातर, 99.9% सेम, ये 0.1 का डिफरेंस है. ठीक है. द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स. लेस ऑफ द 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन. 2% हमारा कोड करता है प्रोटीन को. ठीक है. लेस देन. ठीक है. रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप द वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम. Repetitive sequence are stretches of DNA sequences that are repeated many times, sometimes hundreds to 1000 times. They are thought to have no direct coding function, but they shed light on chromosome structure, dynamics and evolution. हाँ, ये आपका क्वेश्चन आएगा. क्रोमोसोम आप 1 जो है आपका मोस्ट जीन 2968 है और Y है द फीवेस्ट जीन क्या है आपका 231. क्रोमोसोम 1 पे हमारा मोस्ट जीन्स है कितना 2968 और Y में हमारा सबसे लीस्ट है कितना 231 जीन्स है हमारा क्रोमोसोम Y में. ठीक है. Scientists have identified about 1.4 million locations where single-based DNA differences (SNPs) single nucleotide polymorphism
प्रोनाउंस्ड एज SNPs अकर इन ह्यूमंस। कितना 1.4 मिलियन लोकेशंस पे हमारा SNPs होता है। दिस इंफॉर्मेशन प्रोमिसेस टू रेवोल्यूशनाइज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशन फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। एप्लीकेशन आप खुद पढ़ लेंगे भाई, इसमें कुछ ऐसा कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। और अब हम लोग एक वेरी क्विक नज़र देंगे कहाँ, DNA फिंगरप्रिंटिंग पे। तो आपका एज्यूमिंग ह्यूमन जीनोम एज 3 × 10⁹ बेस पेयर इन हाउ मेनी बेसिक सीक्वेंस वुड देयर बी डिफरेंसेस। तो हमारा डिफरेंसेस तो आपने देख लिया 0.01 के अप्रॉक्स में आपका डिफरेंसेस है भाई, ठीक है। और इमेजिन अ ट्राइंग कंपेयर टू सेट्स 3 × 10⁶ बेस पेयर। DNA फिंगरप्रिंटिंग इज अ वेरी क्विक वे टू कंपेयर द DNA सीक्वेंस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल्स, ठीक है। DNA फिंगरप्रिंटिंग में बहुत सारी डिफाइंग डिफरेंसेस इन सम स्पेसिफिक रीजन्स इन DNA सीक्वेंस कॉल्ड एज रिपीटेटिव DNA। तो हमारा देखिए रिपीटेटिव DNA में ही से ही DNA फिंगरप्रिंटिंग में डिफरेंस देखा जाता है, रिपीटेटिव DNA में, ठीक है। द बल्क DNA फॉर्म्स अ मेजर पीक एंड अदर स्मॉल पीक्स आर रेफर्स टू एज सैटेलाइट DNA डिपेंडिंग ऑन। अच्छा, ये बिकॉज इन दिस सीक्वेंस अ स्मॉल स्ट्रिच ऑफ DNA इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। दिस रिपीटेटिव DNA आर सेपरेटेड फ्रॉम। तो रिपीटेटिव DNA दो इंडिविजुअल के रिपीटेटिव के बारे में बात नहीं कर रहा है कि दोनों रिपीट हो रहा है, नहीं, ये एक ही इंडिविजुअल में जो रिपीट हो रहा है सीक्वेंस बार बार, उसमें मेजर डिफरेंस आ जाएगा ना। छोटा डिफरेंस है, बार बार डिफरेंस नजर आ रहा है हर एक DNA में, तो एक मेजर डिफरेंस है। तो दो इंडिविजुअल को कंपेयर किया जा रहा है यहाँ पे, दोनों इंडिविजुअल के कॉमननेस को रिपीटेटिव DNA नहीं यहाँ पे बोला गया, ठीक है। ये आप गौर कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक फर्दर एज पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रन। फोरेंसिक एप्लीकेशन में यूज होता है भाई। DNA फिंगरप्रिंटिंग इज ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग। पैटर्निटी टेस्टिंग मतलब माता पिता का पता लगाने के लिए यूज होता है इसका। यहाँ पे असर रीजन का एक क्वेश्चन बन सकता है, ये आप देख लीजिएगा। एज पॉलीमॉर्फिज्म इज DNA सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग। पॉलीमॉर्फिज्म ही तुम्हारा जेनेटिक मैपिंग का और DNA फिंगरप्रिंटिंग का बेसिस है। इट इज एसेंशियल दैट बी अंडरस्टैंड दैट DNA polymorphism मीन्स इन सिंपल टर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल, ठीक है। तो न्यू म्यूटेशंस में अराइज इन इंडिविजुअल इधर इन सोमैटिक सेल्स और इन जर्म सेल्स दैट जनरेट गैमेट्स इन सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। इन जर्म सेल म्यूटेशन डज नॉट सीरियसली इम्पेयर इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू हैव ऑफस्प्रिंग हु हैव ट्रांसमिट द म्यूटेशन इट इज। ये कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है इसमें। तो 0.01 में हमारा फ्रिक्वेंसी ग्रेटर है ह्यूमन, और इन सिंपल वर्ड्स इनहेरिटेबल म्यूटेशन हमारा इतना ही में देखा गया है। द टेक्निक ऑफ DNA फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय एलेक्स जेफरी। ये क्वेश्चन आता है DNA फिंगरप्रिंटिंग किसके द्वारा दिया गया था भाई, किनके द्वारा, एलेक्स जेफरी के द्वारा। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट हम लोग देखते हैं हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। तो VNTR वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट एज अ प्रोब मतलब माइक्रोसेलुलर प्रोब क्या होता है, छोटा आपका, कैसे बताऊँ आपको, प्रोब एक छोटा सा आपका रेडियो एक्टिव DNA का पार्ट है, ठीक है। आइसोलेशन ऑफ DNA, तो सॉदर्न ब्लोटिंग आपका टेक्निक है जो कि हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेबल्ड VNTR एज अ प्रोब यूज होता है। सॉदर्न ब्लोटिंग में क्या क्या है आपका प्रश्न, आइसोलेशन ऑफ DNA, डाइजेशन ऑफ DNA बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, सेपरेशन ऑफ DNA फ्रैगमेंट बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस, ट्रांसफरिंग ब्लॉटिंग ऑफ सेपरेटेड DNA फ्रैगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन्स सच एज नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन, हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब एंड डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइज्ड DNA फ्रैगमेंट्स बाय ऑटोरेडियोग्राफी, a schematic representation of DNA फिंगरप्रिंट इज शोन, ठीक है। VNTR हमारा साइज रेंज क्या होता है ये आप याद कर लेंगे, 0.12 होता है 20 kb। ये क्वेश्चन आता है आपका, यहाँ पे एक्सेप्ट करके देखिए, यहाँ पर सेक्शन रीजन बन सकता है या स्टेटमेंट क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे ट्विंस के केसेस वाला क्वेश्चन आ चुका है नीट में भी पहले, ठीक है, ये आप देख लीजिए। यहाँ से भी क्वेश्चन बना है नीट में, बहुत बार बनता है क्वेश्चन यहाँ से भी। आप यहाँ तो सिंपल मैचिंग का प्रोसेस है, ये आप देख सकते हैं कि रेड है तो यहाँ पे रेड है, ठीक है। उसके बाद आपका येलो है तो यहाँ पे येलो है, तो आपका किससे मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है भाई इंडिविजुअल, ए से मैच नहीं कर रहा है, बी से मैच कर रहा है। ये आपका DNA फिंगरप्रिंटिंग कंप्लीट हो गया भाई। जेनेटिक डाइवर्सिटी को देखते हैं हम लोग, डिटरमाइनिंग पॉपुलेशन एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी में भी हेल्प होता है इसका, ठीक है। ये आप यहाँ पे देख लेंगे थोड़ा सा, द साइट ऑफ ट्रांसलेशन प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम्स, ठीक है। ट्रांसलेशन इज अ प्रोसेस दैट हैज इवॉल्वड अराउंड RNA इंडिकेटिंग दैट लाइफ बिगन अराउंड RNA। ओके, कंप्लीट हो गया आपका चैप्टर, बाय बाय।